अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम सिटी एट 10 के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक नया दिन है, एक नई सुबह है। पैगाम, एक अच्छे पैगाम के साथ आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का, जो कि ये है कि आजकल माशरे के अंदर डिप्रेशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है। हम आए रोज़ देख रहे हैं अदम बर्दाश्त के साथ साथ डिप्रेशन की वजह से लोग बहुत सारे इंतहाई इक़दाम उठा रहे हैं, जिसके लिए हमें अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ो करबा और ख़ास तौर पे दोस्त अहबाब का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि कोई किस हद तक डिप्रेशन में या लोनलीनेस के अंदर जा चुका है कि उसको उसके अंदर से बाहर निकाला जाए। क्योंकि यकीन मानिए ये सदका जारिया है। किसी के लिए अगर हम आसानी का बायस बनेंगे, आसानियाँ पैदा करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे रास्तों के अंदर आसानियाँ पैदा होंगी। वगरना यकीन मानिए ज़िंदगी तो तसलसल के साथ चल ही रही है और इतनी ज़्यादा तेज़ दौड़ रही है कि हम उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे। तो हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द अपने अहबाब, अपने अजीज़, उनको देखना चाहिए कि अगर कोई फाइनेंशियल इशूज़, मौशी परेशानी का शिकार है तो उस तक भी रसाई करें। हमारी शायद उसकी मदद ना करना, लेकिन पूछ लेना उसे उस मुश्किल से बाहर ज़रूर ले आएगा, उसे इंतहाई कदम से रोक लेगा। ये ज़िंदगी अमानत है मेरे रब ताला की और उसी की तरफ हमने लौट के जाना है। लेकिन इंतहाई इक़दाम उठाने से इस वक्त लोग जब डिप्रेशन में होते हैं तो माऊफ होता है जहन, ऐसे इक़दाम नहीं उठा पाते। तो बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बेहतरीन आपका जो साइकोलॉजिस्ट है, आपका माहिर नफ्सियात है, वो आपका दोस्त होता है। अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, अंदर रख के घुटन मत पैदा करें। प्रोग्राम को बाकायदा आगे लिए चलते हैं। सबसे पहले हमारा सेगमेंट है टुडेज वेदर। मौसम तो जी बड़ा अच्छा है। दिन का आगाज़ कहीं रिमझिम से हो रहा है तो कहीं तेज़ बारिश भी हो रही है, लेकिन शहर फैसलाबाद के अंदर इस वक्त मौसम बहुत खूबसूरत और वो कहते हैं ना, रेनी मॉर्निंग के साथ जब आगाज़ हो तो एक मुनफरिद ही आगाज़ होता है। आज का जो महकमा मौसमियात की तरफ से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जो कि अगर गुज़िश्ता 1.5 से 2 माह में देखें तो कम तरीन दर्जा हरारत में से रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। यानी कि मौसम आपका आज बहुत ही खूबसूरत, और ये दिन भर जो है ये हम कह लेते हैं सावन भादों की जो झड़ी है ये भी मजीद चलेगी। और गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ये चल रही है। बारिश होता है, किसी पैचेस के अंदर हो जाता है, कहीं होता है वो फिर कहते हैं ना, सावन के अंदर ये होता है कि अमूमन एक जगह छोड़कर दूसरी जगह हो रही होती है, पीछे आपको 1 किलोमीटर पीछे बारिश नहीं मिलती। तो ये तसलसल के साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं और मेरे ख्याल में मौसम अच्छा है। इसे खूब इंजॉय कीजिए। वैसे भी छुट्टियों के दिन है, अभी स्कूलों से छुट्टियां हैं तो बच्चे से इंजॉय कर रहे होंगे। टुडेज वेदर तो आपने देखा। अब बाकायदा तौर पर प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। हम फैसलाबाद के अहम मसाइल, फैसलाबाद के इशूज़ को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले टॉपिक से पहले मैं अपने जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूं। चौधरी अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर रिपोर्टर हैं, और बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अरसलान दुरानी हमारे बहुत ही नौजवान रिपोर्टर हैं और स्पोर्ट्स को देखते हैं। अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बाकायदा हम टॉपिक की तरफ बढ़ जाएँ। लेकिन ये पता नहीं ब्यूरोक्रेसी ने कैसा सेटअप बना दिया हुआ है कि सारे पैसे उठा के लाहौर चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। जो आपने फंड्स लैप्स होने की बात की, तो ये बड़ी हद तक दुरुस्त बात है कि जो 1 अरब 2 अरब रुपया रखा होता है मेंढार के लिए, वो भी पैसे वापस हो जाते हैं। और ये बड़े मामूली काम होते हैं। ये तो डिप्टी कमिश्नर लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे या एससी लेवल पे होने ही नहीं चाहिए। ये तो नीचे बिल्डिंग डिपार्टमेंट या हाईवे के लेवल पे होने चाहिए कि यहाँ पर लोकल बॉडीज़ खुद से ही पैसे लगा दे। जहाँ कहीं भी मसला बनता है, ये यूसी लेवल पे चेयरमैनों को ऑन बोर्ड लिया जाए, एमपीएस को ऑन बोर्ड लिया जाए, जो यहाँ पर साबिक टिकट होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर पैसे लगा दिए जाए। इनका मकसद ही यही है और इसके लिए किसी भी किस्म की मंजूरी भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अभी तो हाउस भी मौजूद नहीं है। तो अभी ये मज़े की बात है कि आज 14 जुलाई हो गई है, हाउस मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कॉरपोरेशन में बजट मंजूर नहीं हुआ। कमिश्नर ने एक सिर्फ मीटिंग लेनी है और बजट मंजूर कर देना है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने डीसी ज़िला कौंसिल की मीटिंग लेनी है, बजट मंजूर कर देना, उन्होंने नहीं किया। पंजाब का बजट मंजूर हो चुका है, फेडरल का हो चुका है। ज़्यादा आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है कि सीएम पीएम से भी ज़्यादा जो है वो इनका एटीट्यूड है। ये वही बात हुई। मैं अरसलान दुरानी तरफ बढ़ने से पहले कहूँगा, साढ़ा काम छो, साड़ियाँ आनियाँ जानियाँ देखो, भाग रहे हैं सड़कों के ऊपर, डीसी साहब जा रहे हैं, कमिश्नर साहब जा रही हैं, रोड बंद हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि काम ही बहुत हो रहा है। लेकिन पिछले दिनों मरियम नवाज साहब आई थी तो जेल रोड पे तो हमने देखा पैच वर्क लगे। इसका मतलब काम है, हो सकता है, लेकिन नीयत के अंदर फुकदान है। अरसलान, आपसे पूछूंगा कि बहुत सारे मंसूबे ज़ेरे
अल्तवा और ज़ेर तामीर भी चल रहे थे। फैसलाबाद के अंदर क्रिसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है और बहुत बड़े बजट के अंदर मनसूबाजात आए, कमोबेश बजट मंजूर हुए को अब आज हम देखें 14 तो 15 अयाम हो गए हैं। क्या कोई पेशरफ्त है? हॉकी टीम आपकी 2 बार, आपकी अंडर 19 भी, आपकी मेन हॉकी टीम जो नेशनल टीम है वो भी फाइनल तक पहुंची है। एक मूव देखा गया कि टीमें दोबारा से रिवाइव कर रही हैं। जो हम देख रहे थे 3.5 साल इक़्तिदार में पीटीआई के बहुत ज़्यादा ज़ुबू हाली का शिकार रही स्पोर्ट्स, वो कहीं अब दोबारा उठती नज़र आ रही है, कहीं मूव लेती नज़र आ रही है। तो अरशद नदीम जैसे मेडल जीते, तो आपको लग रहा है कि स्पोर्ट्स के अंदर अब कुछ संजीदगी से अमल हो रहा है या महज यहाँ भी देखा दिखाई चल रही है? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। आपके सवाल को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा ये है कि फैसलाबाद में जो तरक्याती काम है वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बजट मंजूर हुआ, उसमें हमने देखा कि पूरे पंजाब के लिए 7 अरब रुपए का बजट जो है वो स्पोर्ट्स सेक्टर में मुख्तलिफ स्कीमों के लिए मुख्तस किया गया, जिसमें फैसलाबाद में जो सर फहरिस्त हैं उनमें हॉकी स्टेडियम पिच 2 थी, इसके अलावा क्रिसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, गुलाम मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, अल-फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, ये वो जगह हैं। इसके अलावा सरली में फुटबॉल स्टेडियम की तामीर थी, गोखोवाल में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर थी। तो इनके लिए फंड मुख्तस किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो सस्टेनेबल मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसके तहत मुख्तलिफ जगहों पे कमर्शियल मार्केट्स बनेंगी, जिस तरह से हॉकी स्टेडियम पिच 2 पर जहाँ अल-फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है और सूसन रोड वाला हॉकी स्टेडियम है। इनको इनके साथ साथ जो है कमर्शियल पर्पस, पहले हॉकी स्टेडियम को काफी बेड़ागर्क किया, लगता है दोबारा करने का मूड है। मैं आपको बताता हूँ कि वो बेड़ागर्क हुआ क्यों है, उसकी अभी तक की जो वजूहात है बिल्कुल सामने आ चुकी हैं। तो अब उसके तहत पिच 2 पर इन्होंने तकरीबन 14 करोड़ के फंड जो मुख्तस किए थे, 16 करोड़ के इनफैक्ट, जिसमें ये पिछले बजट में थे और अभी भी इनको मजीद 4 से 5 करोड़ मिलेंगे जो कि फ्लड लाइट्स की तनसीब के लिए मिलेंगे। अब वहाँ पर 17 दुकानें बन रही हैं और 3 स्टैंड्स बने हैं एक ही साइड पे हॉकी स्टेडियम पिच 2 पर। इसका मतलब ये है कि वो फंक्शनल हो जाएगा, या उस पर मजीद अगर फंड्स मांगे गए उसकी थोड़ी रेनोवेशन अपग्रेडेशन के लिए तो वो मिल जाएंगे, और इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा मेन हॉकी स्टेडियम को, जो कि तकरीबन कोई पिछले 8-9 साल से बिल्कुल खंडरात में बदल चुका है और जिस पर काम बिल्कुल भी नहीं और मुमकिन तौर पे अगर 4-5 साल और ऐसे गुजर गए तो बिल्डिंग नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएगी। अब उस यहाँ से आप अंदाज़ा लगाया, ये असल में प्रायोरिटीज़ का एक फुकदान भी देखा जाए तो बिल्कुल कम नहीं है। वो इस तरह के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, उसके चेयरमैन राना सनाउल्लाह है, वो भाई साहब एक इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं, चक नंबर 71 सरली में, वहाँ पर फुटबॉल का मैच होता है, उसके वो फाइनल में जाते हैं और वहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर बड़ा टैलेंट है और वहाँ पर वो स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर करवा लेते हैं। ऑन द अदर हैंड वो चाहता तो 171 मिलियन के फंड्स जो कि रिक्विजिशन में मौजूद थे हॉकी स्टेडियम की, उनको अप्रूव करवाने में मदद साबित दे सकता था। उनका इंटरेस्ट नहीं, अपने इंटरेस्ट अपने हल्के तक है। पहले भी जब समनाबाद से एमपीए थे, सूबाई वजीर बने, वो अपने हल्के तक महदूद रहते हैं, वहाँ काम करवाते हैं। मुल्क का तीसरा बड़ा शहर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का सदर आपके पास मौजूद है और उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है? 71 में सरली में एक फुटबॉल स्टेडियम जिसकी इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत थी फैसलाबाद के अल-फतेह स्पोर्ट्स ग्राउंड के साथ भी फुटबॉल ग्राउंड है उसको बेहतर किए जाने की, जो कि शहर में वाक़ है। तारीख में पहली बार हमें वो फुटबॉल ग्राउंड भी मिल जाएगा इसी किस्मत से। और फिर हॉकी स्टेडियम के लिए अगर 171 मिलियन के फंड जो वो आ जाते तो उससे ये होता कि ऑस्ट्रोटर्फ बिछ जाता, कुछ रेनोवेशन अपग्रेडेशन हो जाती, जिससे एटलीस्ट वो फंक्शनल हो जाता, बट वो नहीं हो पाया। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कोई अपना किरदार अदा नहीं किया। ऑल्दो कि वो एक अदालत में पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का और जो उस वक्त का ठेकेदार था उनका मामला चल रहा है, बट ये यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन थी जिसके बाद ये प्रोसीजर हो सकता था कि 171 मिलियन के फंड मंजूर हो जाए, लेकिन प्रायोरिटीज़ की वजह से वो फिर नहीं रुके। तो काम अभी मुख्तलिफ सेक्टर्स में जारी है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि अल-फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो तकरीबन 1-2 वीक में या फिर इस मंथ के एंड में वो टोटली फंक्शनल हो जाएगा। ऑलमोस्ट वो आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और टेबल टेनिस के लिए तो ऑलरेडी फंक्शन है, बस उसमें उसका इंडोर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का कुछ काम हो रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो फंक्शनल हो जाएगा। बाकी में भी काम हो रहा है। अब जहाँ तक बात है पाकिस्तान हॉकी टीम की और फैसलाबाद हॉकी टीम की, तो देखिए हॉकी ने अब दोबारा से अपना जो खोया हुआ मकाम हासिल करना शुरू कर दिया है। उसमें क्रेडिट जाता है हमारे नए कोचेस को जिन्होंने नई टेक्निक्स को समझा है, मॉडर्न हॉकी को समझा है। अब वो हॉकी पुरानी पैथेटिक हॉकी नहीं है, अब वो ट्रफ भी नहीं है जिस पर पहले हॉकी हुआ करती थी। ये आपने कहा ना कि 2018 से हमने ऑनवर्ड देखा पीटीआई गवर्नमेंट में कि हॉकी वाले के शिकार नहीं, सर ये बहुत पुरानी कहानी है। ये 2010-11 में जब पीपल्स पार्टी का दौर था तब से ये ज़ुबूहाली के शिकार होना शुरू हुई है और उसके बाद एक बहुत बड़ा हमने इसका देखा है, ज़ुबूहाली का एक बड़ा फिगर देखा हमने, तो वो अब फिर से ऊपर रेज होना शुरू हो चुकी है हॉकी। जो चाहे अब कल हमने अंडर 18 जो एशिया कप था उसमें हम लोग फाइनलिस्ट हुए हैं, हमारी टीम जो है हारी है, अच्छा मुकाबला किया, तो गोल नहीं कर सके,
3-0 से हम लोग हारे हैं। तो देखिए जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यही पॉइंट मैं कहने लगा था, अगर आपकी टीम फाइनल में जाके फाइनल तक पहुंच गई है, उन नौजवानों का किरदार है, अनबीटन रही है। हाँ अनबीटन, और ये उनका बहुत बड़ा पॉइंट है कि वो वहां तक जा चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि उनको सहूलियात क्या मिल रही हैं। आप सहूलियात 0 देके आप ये कहें कि आप जापान को हरा दें। अच्छा, मैं कह रहा हूं मलेशिया को हराए हैं, ये बहुत बड़ी बात। यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन ये है कि वो ये है कि ये अंडर 18 के बच्चे हैं, ये मेन आपकी हॉकी की टीम नहीं है। यहाँ से आपका एक अगर यहाँ इतना टैलेंट हो रहा है, अगर अभी से ही प्लेयर डेवलपमेंट पर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड काम, तो पाकिस्तान काफी कामयाब है। अरसलान दुरानी, बात का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक की तरफ चलेंगे, वापस आएंगे, नाज़िर हमारे साथ मौजूद रहेगा, दोबारा से गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक सालगिरह हमारे पास, बर्थडे है, उसे शामिल करेंगे, उसके बाद दोबारा से टॉपिक की तरफ वापस आएंगे। तो आपने देखी है खूबसूरत सी वीडियो जिसमें नन्हे मुन्ने से बच्चे जो हैं वो अपने दोस्त महद वली की जो है वो सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे थे। महद, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो मेरी तरफ से, सिटी 41 की टीम की तरफ से, सिटी 10 की टीम की तरफ से। आप ऐसी बहुत सारी खूबसूरत यादें अपनी ज़िंदगी के अंदर समेटो और ख़ास तौर पर ये आने वाला साल आपके लिए रहमतों बरकतों वाला हो और अल्लाह आपको तमाम ख्वाहिशात पूरी करे जायज़, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं और जो भी आपकी ज़िंदगी के गोल हैं। दोबारा टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। चोई अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चोई साहब, जो बजट अभी आप बता रहे थे कि पेश, जिसके लिए कमिश्नर DC को मुतलका ज़िला कौंसिल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाना है, कोई ऐसी स्कीम्स आपके इल्म में हैं जो फैसलाबाद के लिए कुछ अच्छी हैं? क्योंकि अमूमन ड्राफ्ट या कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो जिस बजट के लिए उन्हें जाना है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो फैसलाबाद की बेहतरी के लिए हों या महज डंग टपाई या सब कुछ? फिर पंजाब हुकूमत की हिदायत हैं कि यहाँ पर फंड जो तनख्वाहें और पेंशन्स के अलावा सारा का सारा बजट डेवलपमेंट स्कीमों पे लगाया जाए। तो बजट तो अच्छे होंगे, नो डाउट, डेवलपमेंट स्कीमों की भरमार होगी, दीगर जितने भी म्यूनसिपल इश्यूज़ हैं, म्यूनसिपल सर्विसेज, उनको बेहतर करने के हवाले से इकदाम होंगे। मसला मगर ये है कि ये सारा कुछ तो पिछले बजट में भी था। जो लगाने वाले हैं वो नाअहल हैं, जो शहर के लोग हैं। मैं दूसरी तरह इसको कहता हूँ कि जो शहर की ओनरशिप लेने वाले लोग हैं वो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। ब्यूरोक्रेसी ने अपनी तनख्वाहें लेनी है और ट्रांसफ़र करवा लेनी है, इधर से उनकी प्रमोशन भी हो जानी है। जो अवामी नुमाइंदगान है वो इधर ही रहने हैं। देखिए अब वासा का जो साबिक MD था वो पूरे शहर को पार करके चला गया, ट्रांसफ़र हो गया, नया MD आ गया, नए ने भी ट्रांसफ़र हो जाना है। लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं होना। तो वो भी शहर में, वो भी DCC कमेटी में इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते कि मुंतखब तो है नहीं। DC कमिश्नर ऑफिस तक आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कैसी रसाई है। तो वो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे जो छोटे मोटे काम है वो तो होते रहें। अगर सेक्रेटरियों का ट्रांसफ़र तक नहीं उनके इख्तियार में है तो आप समझते हैं वो जाके अब जो उन्हें बुलाया जाता है DC कमेटी में चाय पिलाई जाती है वो भी बंद करवाएंगे? ये बात आपकी जो है वो दुरुस्त भी है, लेकिन इसमें मसला अब ये है कि उनको तो बुलाना ही बुलाना है। जो टिकट होल्डर है उसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, चाहे वो कोई डेवलपमेंट की मीटिंग है, कोई कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है, कोई डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कोई भी अहम चीज़ है, CM ने आना है, PM ने आना है, किसी ने भी आना है, तो आप उनको मना तो नहीं CM के आने पर भी 2 बार बुलाए गए, आपको मालूम है, हेलीकॉप्टर के करीब भी नहीं जाने दिया जाता उनको। तो जैसे उन्हें झटके पड़ती हैं वो फिर आपको और मुझे बताते भी हैं कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है। क्या आपको लगता है बेशतर फेसेस नज़र नहीं आ रहे होते टिकट होल्डर? उनसे जब पूछें तो वो वही बात कर रहे होते जो हम कर रहे हैं कि जब लिफ्ट ही नहीं करवानी, जब होना है तो फिर जलालत के लिए जरूर बन जाना है। नहीं, अब मसला ये है कि फिर ये नेक्स्ट कैसे वोट लेंगे? हाँ, अगर ये बहुत वैलिड है। अभी भी अगर इनको DC कमिश्नर, RPO, CPO या AC/DC ही इन पे बाहरी निकले तो वो वोट कैसे लेंगे? अगर वो अपने इलाके में कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं करवा पाते, वोट दें। एक टिकट होल्डर मुझे बता रहा था कि जब दूसरे मीटर की उनके पास दरख्वास्त आती है, वो CO फेस्को को भेजते हैं तो वहाँ से बताया जाता है कि ये मेरिट के ख़िलाफ़ है, मेरिट पर दूसरा मीटर नहीं लग सकता, इनका घर नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, फलां, वो पूरा एक नक्शा खींचा जाता है कि, और जब वही बंदा जो साहिल है वो 10,000 रुपये दे देता है किसी को तो वो दूसरा मीटर लग सब कुछ जायज़ हो जाता है। तो अब मसला ये है कि काइट फ्लाइंग पे कोई बंदा पकड़ा जाता है तो कोई टिकट होल्डर सिफारिश करता है तो FIR दे दी जाती है। वो जो आप जिक्र कर रहे थे कि वो टिकट होल्डर ने अपने मुंह से कहा था जाके तुम MPA था, हाँ साहब का MP है ना, तो वो मौजूदा था, है तब मौजूदा था, लेकिन थे नून लीग के अंदर। हाँ। आजकल वो नून लीग में नहीं है तो उन्होंने कहा था कि 5,000 जाकर डायरेक्ट दो तो शायद काम हो जाए। आपका काम हो जाएगा, और हो भी क्या, मुंशी को दिए तो वो मतलब
तो फिर क्या वो अवाम, आप ये इसको हम थोड़ा ह्यूमरस ले रहे हैं, लेकिन अगर संजीदा टच दें तो क्या अब्दुल रहमान ये अवाम फिर उस मेंबर असम्बली के ऊपर एतमाद करेगी? तो नहीं कर रही ना नून लीग की पिटने की एक वजह ये भी है, एक महंगाई अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी ये है कि लोगों के जायज़ काम नहीं होते और जब वो पैसे दे देते हैं तो नाजायज़ काम भी हो जाते हैं। अब ये तो साबका दौर में भी होता रहा कि पीटीआई के दौर के अंदर राजा रियाज का स्पेशल कहा गया इन्हें ट्रेन ही नहीं करना। जब अपने मेंबरान असम्बली को ये सोच पता नहीं कहां से डेवलप हो गई है। पीटीआई दौर में जितना भी बुरा दौर था उसमें आप देखें कि ये जाते थे डीसी चेंज हो जाता था, 3 डीसी इन्होंने चेंज करवाए। उनकी तादाद ज्यादा थी ना, यहाँ तो बेचारा जीते कोई नहीं है। जब ये जीते थे 2008 से 18 के दरमियान 10 साल नून लीग की गवर्नमेंट रही है, तो डीसी चेंज करवा सके ये लोग? नहीं, तो वो फिर राणा साहब थे ना सब कुछ। अब आप समझते हैं कि उनसे बुलंद नहीं हो सकते। यहाँ पीटीआई के अंदर 4-5 धड़े थे, वो एक धड़ा चल गया, दूसरा चल गया, यहाँ कोई लीडर नहीं था ना सामने। हमारे इलाके में एमपी आदिल परवेज था, हाँ अब हार गया है। वो 3 एसी तो उसने अपने हल्के के चेंज करवा लिए थे, बुजदार के पास जाते थे और वो नोटिफिकेशन रसाई आसान थी। अच्छा, अब मसला ये है कि सीएम तक पहुंचना, सीएम तक मरियम औरंगजेब हैं, उस्मा बुखारी हैं या राना सिकंदर हैं। हमने देखा कि वो एक मीटिंग भी हो रही होती है तो कमरे में चीफ सेक्रेटरी बैठे होते हैं, 3 ये लोग होते हैं और एक आधा कोई सेक्रेटरी होता है, फिर कोई सोशल मीडिया पे वायरल। हाँ, मतलब और कोई, मतलब इवन मैं ये देख रहा होता हूँ CNW के हैं भेरा से जो MP हैं वो हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। वो मीटिंग, मुझे काबीना की मीटिंग होती नजर नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि उनको बुलाएं, या फिर इनको एंटरटेन कैसे किया जाएगा? क्या ये मैसेज डीसी और कमिश्नर को नहीं मिलता कि इनको डील ही ऐसे करना है? तो वो मेंबरान असेंबली अपने आपको मुंह से बताते तो हैं जो हालात तो वाकई गुजर रहे हैं। चलिए बिलाल, अगर आप ब्यूरोक्रेसी के जरिए गवर्नमेंट चला रहे हैं तो फिर भी देख लेना कि शहर का हाल बुरा हुआ पड़ा है। सोशल मीडिया ही चेक कर लें, ट्विटर देख लें, टिकटॉक देख लें कि उसमें शहर के बारे में क्या चल रहा है। कोई भी चैनल, अखबार, कोई रिपोर्ट्स मंगवा ले, आपने स्पेशल ब्रांच को लगाया हुआ है रिपोर्ट्स पे कि कोई भी ढक्कन होता है गटर का, कोई भी मसला होता है इंक्रोचमेंट का, फलान ढमकान जितना भी है, ये CCD जितने बंदे मार रही है, तो ये सारी रिपोर्ट्स सीएम तक पहुंच ही रही हैं। तो उसमें अब ये कैसे हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर की जो नेग्लिजेंसी है उनकी रिपोर्ट्स ना पहुंचती हों कि डेवलपमेंट के जो मसले होने वाले हैं, दीगर जितने भी काम होने वाले हैं, या जनता कितनी नाराज़ हुई पड़ी है, ये चीज़ें क्यों नहीं? कैन यू बिलीव, कल एक जगह कहीं बैठे थे तो इफ्तिताह करवाना, बेसिकली एक नई सेटअप लगवाना था, तो मैं नाम लेता हूँ किसी और जगह का नहीं, सिर्फ एक शख्स का लेता हूँ, राना सिकंदर आजम खान साहब। उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा मरियम नवाज साहब आपके 2-3 बार दावत पे नहीं आई, आपने फलां बिल्डिंग का जो इफ्तिताह करवाना वहाँ तख्ती लगवा ले उनकी, उन्हें बुलाएं, देखें वो जरूर आएंगे। ये अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जगह मरियम, चले ये बात आगे ना जाए, क्योंकि वो फिर उनका वो भी विजिट ना कैंसिल हो जाए। अरसलान, आप कैसे देखते हैं हकीकत में यहाँ वो अगर थोड़ा सा ह्यूमरस वे में फिर कर लें, यहाँ दिखावा ज़्यादा चल रहा है या हकीकत में आप देखेंगे बहुत लंबे मंसूबे चल रहे हैं? कबड्डी स्टेडियम है, जुबू हाली का शिकार है, यहाँ आपका इस वक्त क्रिसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसकी क्या हालत, कितनी अपग्रेड हुई है? क्या यहाँ यकीनन कोई स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है या सिर्फ दीवारें सीमेंट प्लस्तर ही चल रहा है? देखें बिलाल भाई, सीमेंट प्लस्तर ही चलता है और स्टेट ऑफ द आर्ट तो वो तो खैर कोई आउट ऑफ कॉन्टेस्ट। मैं तो देखा जाके वहाँ गद्दे जोड़ के तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनको इस हद तक सहूलियत दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो 7 अरब का बजट था पंजाब गवर्नमेंट ने जो दिया स्पोर्ट्स सेक्टर की स्कीमों के लिए, वो सिर्फ बिल्डिंग थी। ये इनकी जो मेंटालिटी है ना, ये तोड़ ये वाली है। ये बनाते हैं, गिराते हैं, फिर बनाते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन, ताकि टचेबल चीजें। हाँ, तो ये सरियानुमा इनकी सोच है। तो वैसे मुझे लगता है सबकी यही होती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो वही है ना, वही डील कर रही होती है, वही आपको बता रही होती है कि आप ये करें। अब इसमें हो क्या सकता था? मैं हमेशा ये बात करता हूँ, प्लेयर डेवलपमेंट की बात करता हूँ, प्लेयर ग्रूमिंग की बात करता हूँ। वहां पर तो आपने 1 रुपया नहीं खर्च किया। आसिफ अली के बारे में सही है कि वो किसी और टीम को, किसी और मुल्क की टीम को ज्वाइन कर लिए? नहीं, ये वैसे खबरें हैं कि वो ज्वाइन इस तरह नहीं कर सकता आसिफ अली, बिल्कुल भी। वो अभी भी जो पाकिस्तान फैसलाबाद की सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप हो रही है, उसमें फैसलाबाद ब्लू की कप्तानी कर रहा है। और वो टीम मेरे ख्याल से कल फ्लड में मियाँ वाली खेलने गई हुई थी, तो आज भी मैच है ये इंटर डिस्ट्रिक्ट का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस तरह हो। PCB के वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है और PSL में एक बड़ी फ्रेंचाइज का वो हिस्सा था, तो आई डोंट थिंक सो कि इज गोना लीव पाकिस्तान एंड जॉइन अनदर टीम। अच्छा, PSL अगला सीजन आना है 11, तो उसके अंदर क्या बातें चल रही हैं इस वक्त? एक नई टीम ऐड ऑन होनी है। yes. तो है हमारा कोई चांस? अभी रिसेंटली वैल्यूएशन हुई है 6 टीमों की। वैल्यूएशन में क्या होता है कि आपने जो मीडिया राइट्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा
जो स्पॉन्सरशिप्स होती हैं उनको ज़ेरे गौर लाया जाता है, क्योंकि ये जो हमारा PSL का बिजनेस मॉडल है, इट इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया स्पॉन्सरशिप एंड सो ऑन। सारा उधर से तो कमा ये रहे सारा हैं। इन्हीं चीज़ों से हो रहा होता है, तो उनको इवेल्युएट किया गया है, उसकी वैल्यूएशन हुई है। उसमें ये बात शामिल हुई है, उस मीटिंग में ये डिस्कशन हुई है कि जो अगली 2 टीम्स होंगी तो उन पर भी बातचीत हुई है। तो ये तो चेयरमैन PCB ने भी वाज़ेह तौर पे कहा है, फिर PSL के जो CEO हैं उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमने 2 टीम्स मज़ीद एडिशन में शामिल करनी है। जब PSL शुरू हुआ था देयर वर 6 टीम 5 टीम्स, हाँ, तो 2018 में हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान का एडिशन हुआ। तो अब मोस्ट प्रोबेबली 2 टीम्स की बहुत ज़्यादा बाज़गश्त हमें सुनने को मिल रही है, उसमें सियालकोट की टीम है और फैसलाबाद की टीम है। लेकिन यहाँ पर मज़ीद 2 टीम्स का भी नाम आ रहा है, जैसे हैदराबाद है या फिर आज़ाद कश्मीर की टीम है। लेकिन कुछ लोगों की थॉट्स ये हैं कि टीम शुड बी फ्रॉम सिंध, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि चाहे वो लाहौर की टीम हो, मुल्तान की टीम हो या फिर इस्लामाबाद की टीम हो, ये पंजाब का रीजन ही बनता है। तो अगर फैसलाबाद की टीम आती है तो उसका मतलब ये कि 4 टीमें पंजाब से होगी, तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना बाकी सूबों से। तो इसमें ये सोचा जा रहा है, बल्कि इसके कम इम्कानात है कि हैदराबाद टीम की एडिशन होगी रदर देन सियालकोट की मोनोपोली ज़्यादा है, सियालकोट में क्रिकेट ज़्यादा लेकिन है। अरसलान आप क्या समझते, थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस करूंगा। एक वक्त था कि फैसलाबाद से कमोबेश 7-8 प्लेयर्स थे टीम में, जब मिसबा थे वो फैसलाबाद से खेल रहे थे, मोहम्मद हफीज़ फैसलाबाद से खेल रहे थे, एक नियाजी थे फैसलाबाद से, एक वो फास्ट बॉलर फैसलाबाद से, सईद अजमल फैसलाबाद से थे, एक लंबी फहरिस्त थी को 7-8 लड़के बनते थे। देखिए हुआ क्या हो गया, अभी भी 2-3 लड़के बड़े यंगस्टर आए हैं नहीं। रिसेंटली PCB ने अपने डोमेस्टिक का जो शेड्यूल है वो जारी किया, तो कुछ चेंजेस आए डोमेस्टिक में, उसकी वजह से अब मुकाबले बहुत सख्त हो गए हैं। अब जिस रीजन ने अच्छा परफॉर्म करना है उसमें से प्लेयर्स निकल के डोमेस्टिक में जाके खेलेंगे, तो ये बड़ा सिफारिशी कल्चर खत्म हुआ है, बहुत हद तक खत्म हुआ है। अब आपने कहा कि बहुत सारे लड़के थे, तो मैं भी आपको मैं वही दे रहा हूँ, बड़ी देर बाद अब नजर आए हैं कुछ 4-5 खेल रहे हैं, वो फैसलाबाद से। हाँ। उसमें सरपरस्त है इरफान खान नियाजी, जो कि पाकिस्तान बड़ी देर से ये लड़का तक टीम का कप्तान है और अभी रिसेंटली नया लड़का ज्वाइन किया है, और डार्विन में वो टीम हमारी रवाना हो चुकी है टॉप एंड T20 खेलने के लिए। दूसरी जगह हमारे पास अब्दुल समद है, पेशावर ज़ल्मी में था, बहुत अच्छा बैटर है, पावर हिटर बड़ा अच्छा है। आसिफ को मैं कहता हूँ आसिफ की जगह ये खा जाएगा, जिस तरह की इसकी, क्योंकि आसिफ बेसिकली वो अनइंटेंशनली मार रहा था और ये बहुत फोकस करके हिट करता है। तो हमने देखा कि जो पावर हिटर्स आ रहे थे वो KPK से आ रहे थे, लेकिन अब फैसलाबाद से 2 बड़े पावर हिटर मिले, जैसे इरफान खान नियाजी कराची किंग्स में खेले हैं और अब्दुल समद जो है वो खेले हैं पेशावर ज़ल्मी से, फिर पाकिस्तान टीम का भी T20 स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं। तो अभी मजीद उनको मौके मिलेंगे। अब प्रेसिडेंट कप है, इसके अलावा भी एक आध T20 आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट शामिल किया जाए नेशनल T20 से हटके इसमें डोमेस्टिक सर्कल में, तो उसमें परफॉर्म करे, बेहतर परफॉर्म करे, PSL 11 है, फिर पाकिस्तान टीम इनकी वापसी हो सकती है मेन टीम में। अभी शाहीन में है इरफान नियाजी और मुझे लगता है कि वो T20 का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अब कप्तान भी है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे लड़के हैं, अंडर 19 में खेले हैं, अंडर 19 में बहुत सारे लड़के फैसलाबाद से खेल चुके हैं। इवन मोमिन साकिब जो है वो भी लाहौर कलंदर्स में खेले, वो भी फैसलाबाद के हैं, और मोमिन साकिब ने अंडर 19 में पाकिस्तान खेला, और वो वाहिद खिलाड़ी है जो कि चाइना मैन है, पाकिस्तान में चाइना मैन एक भी नहीं है, तो उसके चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान टीम को खेल सके। वो टेस्ट में बड़ा कारआमद साबित हो सकता है रेड बॉल में, फिर T20 और वनडे में इस तरह के बॉलर्स की कमी होती है। जैसे हमने देखा है कि इंडिया के पास एक बॉलर हुआ करता था कुलदीप यादव, अभी भी खेलता है, तो वो बड़ा कारआमद साबित होता है। पाकिस्तान की पिचेज़, UAE की पिचेज़ और जो हमारी ये साउथ एशियन पिचेज़ हैं, तो यहाँ पर वो आपको लग रहा है कि चेयरमैन PCB से इमोशन नजर नकवी ने आगे तकरीबन 3 फॉर्मेट डिफरेंट कर दिए हैं और खिलाड़ियों को बांट दिया है। ये होता था एक ही फॉर्मेट का खिलाड़ी सब में खेली जा रहा है, अब वो अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आ रहे हैं। गुफ्तगू करेंगे इस पर, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, दोबारा इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं खेलों के ऊपर भी और साथ लोकल बॉडीज़ के ऊपर भी। अब्दुर्रहमान साहब, 2001 वाला और 2005 वाला सेटअप देखें नाज़िम वाला, तो उसके अंदर स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ा फोकस था। उसके बाद अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट भी देखें तो उन्होंने भी बहुत सारे यूथ फेस्टिवल्स कराए, जिससे बहुत सारे यंगस्टर, बल्कि हमारा जिसे आप जेवलिन थ्रो का चैम्पियन कह रहे हैं दुनिया का, वो उसी के अंदर, वो अपने मुँह से कह रहा है मैं उसकी पैदावार हूँ 2011-12 की। तो क्या समझते कितना ज़रूरी है, जहां नाज़िम होते थे उनके पास पावर थी, उनके पास फंड थे, वो क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते थे, फुटबॉल टूर्नामेंट, कबड्डी टूर्नामेंट, नए नए खिलाड़ी पैदा हो रहे थे, लोगों में इंकरेजमेंट थी। आज
हमें इस दौर में जहां मंशियात बहुत बढ़ गई है उसकी रोकथाम के लिए कितना फोकस करना होगा, ये लोकल बॉडीज कितनी ज़रूरी हैं इन खेलों के मैदानों को दोबारा रिवाइव बैक करने के लिए। देखें, ऑनरशिप लेते थे ना लोग, आज आपके खेलों के मैदानों के अंदर बैठ के मंशियात बिक रही है, क्योंकि ऑनरशिप लेने वाला कोई नहीं। अगर नाज़िम जो चेयरमैन कह देता, लोग आज कहते ले तुसी केड़ा चेयरमैन है, तुसी जाओ अपने घर बैठो, क्योंकि ये तकरार यहां तक आ गया। जब उनके पास इख्तियार था वो चीज़ों को कंट्रोल करते थे। डू यू एग्री विद दिस? बिलाल, ये मोबाइल है और इसमें जो चलने वाला सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है ना, ये खा गया सब कुछ ही। ये किताबें भी खा गया है, ये स्पोर्ट्स भी खा गया है। ये हमारे साथ जो ग्राउंड है, क्रिसेंट ग्राउंड, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और ये मैंने कभी नहीं देखा कि इसमें बहुत सारे लोग खेल रहे हों। और मुझे याद है कि कुछ साल पहले तक, 10 साल पहले, जब ये सोशल मीडिया उस तरह से नहीं था, तो जो खाली प्लाट्स होते थे ना, उसमें टीमों की बारियां लगी होती थी खेलने के लिए। गांव देहात में कबड्डी, फुटबॉल के प्लेयर्स, हॉकी के प्लेयर्स। अब ये कोई अगर प्लेयर आ रहा है ना, तो या तो उसकी फैमिली सपोर्ट है या फिर खुद उसमें करेज है, विल है, वो आगे आ रहा है। जो अरशद नदीम की आपने मिसाल दी, वो 100% अपनी मेहनत पे आया है। बाकी चले उसको एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन उसकी मेहनत है, क्योंकि वो बाहर बंदा जो आया है। बाकी जो रेसलिंग में, दीगर खेलों में या क्रिकेट की हम बात कर लेते हैं, तो कोई अपनी मेहनत पे आ रहा है या थोड़ा बहुत पीसीबी का प्लेटफॉर्म उसके पास मौजूद है। अदरवाइज़ लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। आप देखिए, अक्सर ये हम कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के पास फास्ट बाउलर्स का कहर पड़ा हुआ है कि हमें मजबूरन शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह को खिलाना पड़ रहा है। और वो आकिब जवेद वाली बात कि हमारे पास पीछे से आ ही कुछ नहीं रहा। और वो पाकिस्तान जिसके बाद लाइनें लगी होती थी। मतलब ये सोशल मीडिया सब कुछ खा चुका है आज। लेकिन इसके अंदर आप ये इस पॉइंट से एग्री करते हैं कि हमारा बहुत डिपेंडेंट होता था, लोकल बॉडीज के लोग इनकरेज करते थे, वो अंदर एंट्री करते थे, कुछ फंड देते थे। वो सेटअप जब से टूटा है, फिर आगे माशाल्लाह रहती कसर पीटीए ने तो वैसे ताले लगा दिए ना ग्राउंडों को। ब्यूरोक्रेसी की मैं आपको बता दूं कि ये कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेसी ही एडमिनिस्ट्रेटर है हर चीज़ की। तो उन्होंने ये बूढ़ा वाली ग्राउंड कई महीने तक बंद रखा था। हाँ, उसके पैसे बढ़ा दिए थे। अब मुझे समझ नहीं आती कि सरकार के पास अरबों खरबों रुपए मौजूद है, तो आपने चंद स्पोर्ट्स या क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे कितने लाख कमा लेने हैं। मतलब ये कोई आपकी जो हवस है वो नहीं खत्म होती। और वो क्लब मालकन को इतना कमा के नहीं खा लेके जाते, वो बेचारे आज भी बाइकों पे हैं। उनको तो पैसे देने चाहिए उल्टा, कि वो स्पोर्ट आपकी फर्स्ट क्लास में प्रमोट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और ये 6-8 महीने ग्राउंड खाली रहा है, तो क्या फायदा? कभी इंटरलूप के पास, कभी हैप्पी लैक के पास, इन लोगों के तरले निकाल के टूर्नामेंट करवाते हैं। इंटरलूप है जो मैंने नोट किया है कि यहाँ पर कोई डिसेबल्स का मैच हो रहा है, इंटरलूप करवा रही है, कोई भी खवातीन का हो रहा है, इंटरलूप करवा रही है। तो बाकी इंडस्ट्री वालों और गवर्नमेंट, ये आपकी बात यहाँ अदब की बैठकें हो रही हैं तो वो करवा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये लिटरेरी पंजाबी उर्दू लिटरेरी फेस्टिवल करवा रहे हैं। बाकी भांज हो चुकी है ये धरती इस हवाले से, ब्यूरोक्रेसी खा चुकी है ये इनको। और ये दो चीजें हैं, खेल और सकाफत, यही उजागर करती है आपको। ये सिर्फ चनाब क्लब की जगह बढ़ाने के चक्करों में है, कई 100 एकड़ उधर ले ली है। ये पीछे से फुटपाथ भी खाता जा, वो जो ट्रैक वो भी खा गए यहाँ तक तकरीबन। जिनाह गार्डन में इन्होंने सिनेमा बना लिया, पीछे मस्जिद का दरवाजा ही लोगों को दे दें कि लोग उधर वो बड़ा एक आलमी है। बिल्कुल, ये बड़ी कैटेगरी की बात है। मस्जिद भी अलग है और उसमें सिर्फ वो लीड नमाज पढ़ते हैं। अब वो बाहर से नमाजी भी नहीं जा सकते, बल्कि कई बार इस पर झगड़ा हो चुका है, लोग के नमाज पढ़ने, नमाज भी पढ़ने दी जाती, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की भी इजाजत। ये बड़ी एक शर्मनाक बात है। अच्छा, आप कुछ बात कर रहे थे, बोला वाले। मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी इन्होंने, रहमान भाई ने ये बात हाईलाइट की कि तकरीबन 6 से 8 मंथ तक जो बॉर्डर वाले ग्राउंड है वो नेट्स भी बंद रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। और आपको पता है कितनी फीस है वहाँ पर एक मैच की? अगर आप एक T20 मैच खेलते यू हैव टू पे 8,000, वो दिन टाइम की। अगर रात में खेलते तो आपको 25,000 देना पड़ेगा और साथ में डीजल आपका अपना लगेगा। अच्छा, डीजल भी अपना है? जी, तो ये सूरत हाल है। अब मुझे ये बताएं कि ऐसे सूरत हाल में कुछ आएगा कि एक मैच करवाए फ्लड लाइट, कुछ आएगा कि यहाँ पर एक मैच खेल सके? होना ये चाहिए था कि ये तो फ्री होने चाहिए थे खेल स्पोर्ट्स। आपके पास कितने टूर्नामेंट्स हैं जी? आपको उनको प्रमोट करना चाहिए। आपके पास टूर्नामेंट्स ही नहीं है, आपके पास खिलाड़ी मौजूद ही नहीं। नशा सस्ता, खेल महंगे। अगर देखें, अब 12 की टीम है ना, 12 की टीम, तो सब बच्चों से पैसे लेने हैं उन्होंने, बच्चों से पैसे लेके उन्होंने मैच फीस, तो घर वाले कहेंगे इतना खेल ही छाड़ दो जो पैसे देने पे। अब 4,000 अपने बॉल अपनी बैट अपना, वो अखराजात है ना। ये तो सामान इतना महंगा है, 1-1.5 लाख में तो आप एक नॉर्मल एक मैं कहता हूँ इनिशियल और बिगिनर के लिए एक नॉर्मल सा सामान जो 1 लाख 1.5 लाख तक आ रहा है।
अब अच्छा आपने कोई एक मुतदल किस्म का लेना तो वो आपको 2.5 लाख और आप एग्री पे करना करेंगे पड़ेगा। इसके मुतबादिल जो फैसलाबाद में निजी क्लब्स हैं या ग्राउंड्स हैं, वहां से खिलाड़ी कॉमिटी में जा रहे हैं, इधर से कोई भी नहीं मैं जा आपको रहा। बता रहा हूँ, जवाद क्लब, जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, वो सारे मैचेस खुद करवाते हैं, कोई मैच फीस नहीं है, बच्चों को फ्री वहाँ पर खिलवा रहे हैं, उनको शर्ट्स दे रहे हैं, उनको सामान दे रहे हैं, तो वो कर रहे हैं ना, वो एक टेक्सटाइल का वो काम है, वो साथ में कर रहे हैं। आपकी इंटरनेशनल टीम आती प्रैक्टिस करने वहां जा रही है, क्यों? उन्हें पता है यहाँ पिच को अच्छी को हलाल की पिच है जिसपे प्रैक्टिस तो हो सकती है। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी बॉर्डर वाले ग्राउंड में सिक्योरिटी नो डाउट कि आप दे सकते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप फैसिलिटीज दे। अब मसला ये है कि वहां पर तो फैसिलिटीज का फुकदान है, डग आउट जो थे वो टूट के हवा चली और वो उलट गए हैं और उनको सीधा नहीं किया जा रहा। ये 4 दिन हो गए, सीधा नहीं किया जा रहा। यहाँ से अंदाजा लगाएं कि कमिश्नर साहिबा की प्रायोरिटीज क्या है। एक स्टेडियम सामने कोई डीसी ऑफिस में लगा हुआ है, कोई कमिश्नर हाउस में मुलाजमत कर रहा इकबाल है, यहाँ स्टेडियम के इतने साथ बड़े बड़े में मुलाजमीन आपको लिस्ट फहरिस्तें हैं, अब्दुलरहमान निकालें तो आपको मालूम है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफराद कहाँ काम कर रहे हैं, कोई किसी घर में लगा है, कोई किसी घर में लगा है। ऐसे फैसलाबाद की सिक्योरिटी की सूरत हाल कर दी गई है। सिर्फ वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कुछ हमारे एंकर हैं हमारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क के रेहान तारिक साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू किया डीआईजी का, उन्होंने यही पूछा कि आप आते हैं तो आपके साथ कितने गनमैन हैं, आप फॉर्चूनर से उतर हैं, वो उन्होंने लैंड क्रूजर से, उनके आप कैसे कह सकते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा काम आदमी को, आप तो खुद गैर महफूज हैं। तो ये सवाल तो लोग अब उठाना शुरू हो गए हैं ना कि हमें आप क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। बल्कि चीज़ें अब देखें, डीसी कॉम्प्लेक्स बड़ा प्यारा था, लेकिन उनका नहीं, अभी और अलहदा हो तो एक और अलहदा बना लिया गया। तो आवाम को क्या मिल रहा है? सर्किट हाउस की दीवारें नहीं बन रही हैं, अंदर कमरे नहीं बन रहे हैं, डीसी कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है। इस बजट के अंदर कमिश्नर हाउस के लिए पैसे आए हैं, एडीसी के घर के लिए पैसे आए हैं, ऑफिस के लिए पैसे हैं, साड़ी को सड़क ही एक सही करवा दें, टूटी फूटी पड़ी है, तबाही तबाह हो गई है और जी तरक्की हो रही है। आप यकीन करें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी होती है। इनको पता होता है कि वहाँ पे हमने अगर वो खोदना है ना, क्या कहते हैं, वो मैन होल का ढक्कन वगैरह लगाना है, तो हम बता दें उसको कि बाद में फील हो जाए। आपका इतना इंपॉर्टेंट रोड जो कि एक बार स्टेडियम से हम निकलते हैं, एक बड़ा वाले ग्राउंड जैसे तारा टावर वाला जो रोड है, यकीन करें वहाँ पर 4 मैन होल है, वो चारों खुले हैं और मट्टी ऐसी पड़ी है, बंद हो गए। मतलब बारिश में खोले ना, मट्टी उन्होंने बंद कर दी, उखाड़ के वैसी पड़ी। अब ऐसे रोड्स पर ये फिर वही बात हुई, कहते 2 महकमे बड़े अच्छे काम करते हैं, एक पीएचए और एक दूसरा एक सफाई वाला। कहते वो कैसे? वो कहते सॉल्ट वाले बेसमेंट वाले उठा के मट्टी अंदर रखते हैं, वो उठा के बाहर रखते हैं। हाँ। ये मट्टी अंदर बाहर होती है और तनहाएं चल रही हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग से लोगों के वैसे तज्जिए होते हैं, जो सोशल मीडिया जैसा आपने जिक्र किया। देखिए, लोगों के पास एक गैजेट है, वो भी इंतजार नहीं करते, वो आपको वो चीज बता देते हैं जो शायद आपकी आंखों से कहीं ना ओझल होगी, लेकिन आवाम की आंखों से ओझल नहीं होती। वो फिर उसका उतना ही स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स देते हैं और फिर फैसलाबाजियों का रिस्पॉन्स आप जानते हैं, वो अपने अंदाज में जब बताते हैं तो वो बहुत ही फनी भी होता है, लेकिन कभी कभी मैसेज बहुत टका के देते हैं। एक ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक है, दोबारा वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। चौधरी अब्दुर्रहमान और अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, हुकूमत पंजाब का एक नज़र आ रहा है, सुथरा पंजाब प्रोग्राम में काम करने वाले सेंट्री वर्कर्स को राशन कार्ड मिलेंगे। डाटा कलेक्ट करने का वो कह दिया है। आप क्या समझते हैं कि इससे पहले वो अपनी ग्रेजुटी और बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी कार्ड मांगते हैं, आपके ख्याल में ये उस चीज़ को कवर अप कर लेगा और ये हकीकत में मिल जाएंगे? जहाँ तक अभी पैसे इकट्ठे होने का सिलसिला तो नहीं शुरू हुआ घरों से, तो ये एक आसान टास्क हो या महज नारा लग रहा है आपको? बिलाल, इंडिया में ना सर्वे हुआ था कि जहाँ पे लोकल बॉडीज़ में मेयर ख़वातीन है, वहाँ पे उनका फोकस ज़्यादा होता है सफाई पे, साफ़ पानी पे, तालीम पे, सेहत पे। जहाँ पर मर्द मेयर होते थे उनका ज़्यादा फोकस होता था डेवलपमेंट पे, तरक्याती स्कीमों पे, अंडर प्रोसेस पे, फ्लाई ओवर्स पे। तो ये फ़र्क हमें ये पंजाब में भी नज़र आ रहा है कि मरीम नवाज़ जब से सीएम बनी है तो उन्होंने सफाई पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, इंक्रोचमेंट पे किया है, ट्रैवलिंग पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, ऐसे इश्यूज़ जो बराह रास्त पब्लिक के अंडर आते हैं, पब्लिक मुतासिर होती है, बजाय इसके कि वो महज अंडर पासेस, फ्लाई ओवर और वो मनसूबे जो सड़कों पे नज़र आ रहे हूँ। पहली दफ़ा फैसलाबाद में 10-11 अरब रुपया सीवरेज पे भी लगाया जा रहा है, वासा को भी दिया है। तो ऐसे ही ये सफाई का जो मनसूबा था, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, पहली दफ़ा गांव देहात से सफाई हुई है। वो जंग हमने देखा उस दिन कितना साफ नज़र आया, गांव से रूढ़ियों के ढेर उठा लिए गए। अदरवाइज किसी भी गांव का रुख करते थे ना, सबसे पहले जो गोबर का ढेर है वो आपको इस्तेमाल करता था। तो ये बहरहाल, लेकिन ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोड्यूस हो रहा था, रोज़ाना उठाया जाता है।
कोई एक दिन भी नेग्लिजेंसी हो जाए तो फिर वो वापस ढेर बनने शुरू हो जाते हैं। ताहम वन टाइम क्लीनिंग के नाम पे जो कुछ हुआ है उससे पंजाब काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा हुआ है। तो अब उनको राशन कार्ड में शामिल करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी स्कीम है कि जो सेंट्री वर्कर्स 3 महीने से आपके साथ काम कर रहे हैं तो आप उनको राशन कार्ड दे रहे हैं। मुमकिन तौर पर 10,000 रुपये महीना इसमें शामिल होगा जो इनको राशन कार्ड दिया जाएगा। तो ये राशन कार्ड पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया था कि जिसमें आपको याद होगा कि रमज़ान में PSCR स्कीम थी कि लोगों की रजिस्ट्रेशन की जा रही थी कि वो कितना कमाते हैं, कितने लोग हैं, कैसे उनकी इनकम चलती है। फिर MPMNS की मुशावरत से 2-2 हज़ार MPA से भी बंदे लिए जा रहे हैं उनके हल्के के जो वो रिकमेंड करेंगे। फिर उसके साथ साथ तीसरे नंबर पे जो सेंट्री वर्कर्स हैं, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि जो बंदा सेंट्री वर्कर बन रहा है इसका मतलब है कि उसके पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं रहा। तो ये कोई भी चीज़ सिलेक्ट करने के लिए या उठाने के लिए सबसे बेहतरीन सलाह थी कि जिनको राशन कार्ड दिए जा रहे हैं, यानी कि वो वाक़तन ही मुस्तहिक थे। 40,000 तनख्वाह बनती है अब तो। और फिर वो मतलब समझ लें कि जो वो काम कर रहे हैं वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे मुश्किल काम सफाई का होता है कि जो सुबह से शाम तक, और फिर ये रिपीट होता है। देखिए अच्छा, हमने इस बजट में ये भी देखा कि लेबर कवानीन बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। अभी चैम्बर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था कि जहाँ कुछ वर्कर्स की तादाद थी इतने फ़ीकस के ऊपर लोग होंगे, अब कह रहे हैं कोई 1-2 वर्कर्स के ऊपर भी आपको होना होगा। और अगर मैं एक चीज़ क्लॉज सुन के बड़ा हैरान हुआ, 7 दिन तक तनख्वाह ना दी गई और शिकायत लेबर कोर्ट में हो गई तो 12 महीनों की तनख्वाह देनी पड़ेगी सजा के तौर पे, और साथ मालिक भी अरेस्ट हो सकता है। ये बड़े ज़बरदस्त है, बड़ा इनको इंश्योर करेगा। ये मिलों वाले तो अपने खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन हमें तो पॉइंट में आ गई, बड़ा शानदार ही काम कर रहे हैं। वैसे लेबर के लिए बड़ी सिक्योरिटी होगी और ये बड़ी ज़रूरी होती है कि हम जैसे वेस्ट की बात करते हैं कि उधर कोई किसी के पैसे नहीं दबा सकता, तो इधर यहाँ पर आप देखें हमारी इंडस्ट्री में कि एक तो हमारी जो है वो सबसे अव्वल की इंडस्ट्री है, इंटरलूप या MTM है या कैलाश वगैरह है। यहाँ पे जो सब कुछ ओके है, रजिस्टर्ड होता है। जो इसके बाद है सेकंड या थर्ड टीयर्स है जो मोहल्लों में, गुलामाबाद में है या इस तरह के इलाकों में बहुत बड़े बड़े नामों में 4-4 माह की तनख्वाहें लेट हुई हैं, बड़े हालात वाक़ात ख़राब है होगी। लेकिन जो ठेकेदारी सिस्टम है, जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ गुलामाबाद की कि इंडस्ट्री में बनाई होती है कि आपको उन्होंने 100 बेडशीट्स है तो उसका ठेका दे दिया कि ये आपने रिमूव करने दागे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। कोई डिपेंड नहीं करता कि आप कितने बंदे लगा रहे हैं, कितने दिन रात जो भी होगा ठेके के पैसे मिलेंगे। तो ये इससे तो कहीं बाबलू में भी हफ्ता चलता है ना, साता चल रहा होता है। हाँ। वो 7 दिनों की हो रही है, जितनी आपकी 7 दिन की बनती है उसके मंथली वैसे जो मिनिमम वेज है उससे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर ज़रा जुबू वाली हो जाए फिर वो भी नहीं पूरे पड़े होते। तो ये बड़ी ज़्यादती होती है। तो ये हुकूमत का बहरहाल फिर ठीक है ये कि अगर वो कम से कम तनख्वाह को इंश्योर कर दें तो ये बड़ी बात होती है। क्योंकि अब देख लें प्राइवेट स्कूल्स हैं तो वहाँ पे कम से कम तनख्वाह नहीं मिल रही। जो छोटे मोटे जितने भी दुकानदार हैं, ड्राइवर्स हैं, घरों पे माली रखे होते हैं, घरों पे जो काम करने वाली मेड होती हैं उनको कम से कम तनख्वाह नहीं मिल रही होती। जो इलेक्ट्रिशियंस हायर किए होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो कम से कम तनख्वाह से महरूम होते हैं। ये फैसलाबाद पार्किंग कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स हों या इसके अलावा ये सिविल डिफेंस के बेचारे वर्कर्स हों, तो ये कम से कम तनख्वाह से महरूम है। तो ये हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जो उनके ज़िम्मे अथॉरिटीज़ आती हैं, कंपनीज आती हैं, वहाँ पर तो ये इंश्योर करें कि कम से कम तनख्वाह उनको बर वक्त मिले। फिर ही दूसरे इदारों को सबक मिलेगा कि अब जितने भी प्राइवेट स्कूल्स जिनकी मैं बात की है तो इसमें भी जो टॉप के होंगे वो देते होंगे, जो नीचे लेवल के वो बेचारे 10-20 हज़ार देते हैं। बिल्कुल सही है अरसलान, आप कैसे देखते हैं? अगर मौशी परेशानियां देखें तो खिलाड़ियों को बहुत सारी हैं। बहुत सारे लोग घरों से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन जब रिवॉर्ड कुछ नहीं मिल रहा होता, चंद हज़ार रुपये भी नहीं मिल रहे होते। मैंने यहाँ तक देखा है कि इंटरनेशनल टूर्स के लिए पैसे मांगे जा रहे होते हैं। कोई जा रहा होता, मुझे याद है डॉक्टर खुरम तारिक साहब के साथ चैम्बर है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को फंडिंग की इस हवाले से कि एयर टिकट्स मांगी जाती हैं इनसे, और जब वापस आ जाते हैं फिर फूलों के हार भी हैं, फिर इनामात भी हैं, फिर सब कुछ हैं। आपने देखा वो ब्लाइंड फैसलाबाद ओलंपिक्स का लड़का जिसने की आपने बात, तो ये ऐसे नौजवान हैं जिनको उनकी टिकट्स के पैसे तक भी मुहैया नहीं किए जाते। खाना खिलाना या उनकी लवाजमा तो बहुत दूर की बात है। लोग फिर इसी मौशी परेशानी से हटते हुए गेमों से भी दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि आज स्पोर्ट्स जो है वो बदहाली का शिकार है और कोई आना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि उनके पास एक तो पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, अपना टाइम इन्वेस्ट करें और अपनी जॉब भी छोड़ें, तो मुश्किल होता जा रहा है। सिर्फ क्रिकेट वो वायद है जिसमें थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है खिलाड़ियों को, उसके अलावा तो मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है। अब हॉकी देख लें आप, इसके अलावा
एथलीट्स मुख्तलिफ देख लें, कुछ भी नहीं है। लिटरली वो अपने पल्ले से पैसे उठा के जाते हैं, या कोई एक आध स्पोर्ट्स प्रमोटर होता है जो कि उसको कर देता है। बाकी कबड्डी है जो कि हम देखते हैं कि उसमें अच्छा खासा पैसा आ चुका, और वो भी क्यों आ चुका है क्योंकि उसमें कैनेडियन, न्यूजीलैंड से जो पंजाबी मौजूद है, इंडिया पाकिस्तान के, वो स्पॉन्सरशिप करते हैं, डॉलर्स आते हैं, तो वो एक अच्छा बिजनेस उनका बन जाता है और वो सर्वाइव कर जाते हैं। बेशतर वो भी वहीं जॉब्स कर रहे होते हैं ताकि साल भर यहाँ ना आना पड़े पाकिस्तान। हाँ, नहीं आती नहीं है। अब कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि गए हैं वापस ही नहीं है, वो वहीं पर रुक गए हैं, उन्होंने अपना वहीं पर करियर बना लिया और वहीं के क्लबों से खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको स्पोर्ट डिपार्टमेंट कुछ देने नहीं वाला, आपके लिए हुकूमत कुछ कर नहीं रही। अब क्रिकेट और कबड्डी ये वो वायदे जिसमें कुछ थोड़ा बहुत आप देख लो स्पोर्ट्स का क्या हाल। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे प्रोग्राम सिटी एट 10 का सिलसिला जारी है। आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। गुफ्तगू कर रहे थे फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से, लेकिन जैसे अगले घंटे का आगाज़ होता है तो हमारे बड़े ख़ास मेहमान हमें ज्वाइन करते हैं। हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं जो कि हालात हाज़रा और वक्त की ज़रूरत होती है। तो आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो आपके सामने रखूँगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारे मेहमानों ने ज्वाइन किया है उनका तारुफ आपके साथ करवा दूँ। डॉक्टर मिल्हान अज़वा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, माहिर इमराज जल्द जिन्हें कहते हैं, साथ पीड्स जो हैं उनकी माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। उनके साथ उनके फादर और ये फैमिली जो है सारी डॉक्टर्स की है। जवेद शरीफ घुमन साहब डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशनल है और साथ सोशल साइंटिस्ट भी हैं। 30-32 साल का तजर्बा है और मेरे ख्याल में आज काफ़ी हम मुस्तफ़ीद होंगे और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू जो है आज हमारे साथ होने वाली है। हम आज गुफ्तगू करें कुछ ऐसे मौज़ूआत के ऊपर जिन्हें हम शायद बहुत ज़्यादा मौजूद गुफ्तगू नहीं रखते, अमूमन हम अपनी बैठकों के ऊपर भी नहीं रखते कि ख़वातीन साथ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारे मुआशरे का इतना बड़ा अलमिया बनता चला जा रहा है कि आज हमारे घरों में हमारी बेटियां मौजूद हैं, हमारी बहनें मौजूद हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। उसकी वजूहात ऐसी हैं जो कि शायद हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये वक्त की एक ऐसी ज़रूरत है जिस पर दुनिया ने बहुत पहले गुफ्तगू की, बहुत पहले इसके मसाइल का हल तलाश किया, लेकिन आज हम वहीं मौजूद हैं। हमें उस ख़ास अपने दायरा सोच से बाहर निकलना होगा ताकि हम आसानियां पैदा करें और चीज़ों को थोड़ा सा वसी तजर्बे के साथ लेके आगे चलें। मैं डॉक्टर मिल्हान से आगाज़ करूंगा। कई करोड़ आपसे डिस्कस जब हो रहा था शो से पहले, कई मतलब करोड़ कह लें, मैं कहूँ पूरी दुनिया में तो बहुत सारे होंगे, यहाँ अरबों के अंदर तादाद बढ़ जाएगी, बच्चियों की शादियाँ नहीं हो पा रही, या हम उसके बहुत सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत को ले लेंगे, मुख्तलिफ उसकी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन मेडिकल साइंस में आपके ख्याल में वजूहात क्या हैं, बेसिक एज क्या है जो कि आइडियल है? दीन इस्लाम ने भी तयन किया, लेकिन हम उसे लेते लेते इतना आगे तवील कर लेते हैं, फिर कहते हैं जी लो जी बच्ची की उम्र ही गुजर गई है। आप क्या कहेंगे इस पर? That question quite felt targeted to me because I belong to the same category के in the ripen age of getting married. Actually इस question के दो हिस्से हैं। पहला कि कई करोड़ बच्चियां हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उसकी रीज़न पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव वन इज कि हमारा माशरा जो है वो मेंटली काफ़ी ग्रो कर गया है। अब जो बच्चियां हैं या जो लड़कों के पेरेंट्स हैं वो भी ये नहीं चाहते कि उनके घर कोई ऐसी बच्ची आए जिसे सिर्फ गोल रोटी पकानी आती हो। दे ऑल्सो वांट कि उनकी फैमिली में ऐसी बच्ची आए जो एजुकेटेड हो, जो डिग्री होल्डर हो, जो फाइनेंशियली उस फैमिली को सपोर्ट करे, जो एजुकेशन वाइज उनकी नेक्स्ट जनरेशन को आगे लेकर जाए। और हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है जो एटलीस्ट एक बच्ची से और एक बच्चे से 25 to 26 years of their life डिमांड करता है कि वो एक बेसिक BA, BSc, MSc, MBBS की डिग्री हासिल कर सकें। तो उस सारे एजुकेशनल प्रोसीजर में ही इतने साल गुजर जाते हैं। हम लोग 16 या 15 साल की उम्र तक तो सिर्फ FSc और बेसिक यूनिवर्सिटी डिग्री तक ही पहुंचते हैं। एक तो ये रीज़न हो गई। दूसरा नेगेटिव रीज़न ये है कि अभी इस दुनिया में इतने झूठ और इतनी इंट्रैपमेंट्स हैं कि पेरेंट्स जो हैं लड़कों के भी और लड़कियों के भी डरते हैं कहीं पे भी रिश्ता करने से पहले। बिकॉज बल्कि ये जहां तक कहते हैं कि लड़का खराब हो रहा है शादी कर दें, और बच्ची को शिकायत है फिर भी शादी कर दें, अगले के गले डाल दें, ये नहीं बताना कि अगले को कि असल हकीकत क्या है। ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा बहुत अनफॉर्चुनेट है, जिसकी वजह से पेरेंट्स डरते हैं, जिसकी वजह से बच्चे डरते हैं। और रही बात मेडिकली कौन सी एज करेक्ट है, तो मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं अपने तमाम व्यूअर्स को कि जितना फर्टिलिटी एज से इफ़ेक्ट होती है फॉर अ वुमन,
सेम हैपन्स फॉर अ मैन। और इसे हम डिस्कस नहीं करना और चाह इसे रहे। हम डिस्कस ही नहीं करते क्योंकि हम लोगों ने सारा जोर मेडिकल नॉलेज का लड़कियों पर डाला हुआ है कि लड़की जो है उसकी उम्र गुजर जाएगी। ये सेम चीज अल्लाह लड़के माफ के करे, तो साथ बेटा बेटी भी डाल दी जाती लड़की के जी ऊपर। बिल्कुल। और हालांकि ये तो मैं बताना चाहूंगी कि कुरान में भी है कि जो आपका रिस्क है वो औरत के नसीब से है, Definitely. औलाद जो है वो आदमी के नसीब से है। प्लीज और हम इस्लाम को कहते भी हैं लड़का बुढ़ा कर लिया, रिस्क वाली चीज तो लेके नहीं करके आया। यही बात मैं क्लियर करना चाहूंगी कि हम लोग जो है वो लड़की के ऊपर इसलिए ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन एज, आफ्टर 45 to 50 ईयर्स, लड़की का प्रेग्नेंट होने का चांस 0 हो जाता है। बट फॉर मेल इवन इन देयर 60s दे हैव 1 to 2% ऑफ चांस टू गेट द लेडी इम्प्रेग्नेट। बट द प्रॉब्लम इज कि क्या वो 1 to 2% इनफ है? नहीं, definitely इट no. इज नॉट, क्योंकि हमारी डाइट, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, द एरिया, द एनवायरनमेंट दैट वी आर मूविंग इन इज नॉट परफेक्ट। हमारे तो सब कुछ मिक्स चल रहा है यहाँ। मिक्स चल रहा है। तो इस वजह से जो राइपेंड एज है फॉर अ वुमन एंड फॉर अ मैन बोथ इज देयर अर्ली 20s। जब आपका बिल्कुल आप 21, 22, 23, 24, 25, दिस इज द एज वेयर अ मैन एंड अ वुमन बोथ हैव 20% ऑफ चांस टू गेट पेरेंटहुड एवरी मंथ। ओके। हर महीने में 20% चांस है कि वो जो है अपनी फैमिली आगे बढ़ा सकते हैं। आफ्टर देयर 30s दैट चांस डिक्रीजेस टू 5%। ओके। लेकिन क्या होता है कि लड़की के लिए आफ्टर 40 इट डिक्रीजेस टू 0 एंड फॉर मेल इट डिक्रीजेस टू 1 to 2%। बट मेल के लिए और बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पर्म क्वालिटी का डिफरेंस, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाती है। Definitely. सो आपका बेटा और बेटी दोनों एज के गुलाम हैं, तो आप उन दोनों की एज को मद्देनजर रखें जब शादी का सोचें, सिर्फ लड़की के लिए नहीं लड़के के लिए भी। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। मुझे अच्छा लगा इस मौजू को गुफ्तगू कर रहा है, क्योंकि मैं खुद उस सोच का एक कायल इंसान हूँ कि इनको डिस्कस किया जाए। और बड़ी अच्छी चीज़ लगी डॉक्टर साहबा ने हमें बताया कुरान और हदीस में चीज़ें डिस्कस्ड हैं, हमारी सही बुखारी में डिस्कस्ड हैं, बट हम नहीं डिस्कस करना चाह रहे क्योंकि हम इतने के लाइल्म हैं, हम अहले इल्म भी नहीं होना चाहते और ला इल्म ही रहना चाहते हैं। बल्कि मैं कहूँगा आज बहुत सारे प्रोग्राम देखने वाले लोग डरेंगे ज़रूर कि घर वालों को पीछे पड़ जाएंगे, जल्दी जल्दी शादी कर दें, फिर आप हमारे ऊपर कोई और मजीद बोझ न डालिएगा, रिस्क आपका तंग होगा। अच्छा, इस पर बहुत सारी डिस्कशन है कि रिस्क को हम कभी फैक्टर जोड़ लेते हैं, कभी किसी और चीज़ को। हम अभी जी अपने पाँव पे नहीं खड़े हुए। आप सोशल साइंटिस्ट भी हैं, आप इन चीज़ों को हमारी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव पे कैसे देखते हैं? अच्छा, इसमें बिलाल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे मेरी बेटी मेरे पहलू में बैठी हैं और उन्होंने बड़ी ओपन गुफ्तगू की। Exactly. मतलब ये कि आप इस चीज़ को समझें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो आपकी सोसाइटी का जवाल तय है। तो पहले तो जहन में ये रखें कि ये जो शादी का बंधन है ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रिश्ता है खालिक़े कायनात की तरफ से ज़मीन के ऊपर, बेशक। जिससे खालिक़े कायनात का दुनिया का तरवीज का तख्लीक का प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब सवाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता इस रिश्ते की बुनियाद ही गलत तरीके से रख दी जाए तो उससे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। सिंपल इज़ दैट कि सबसे पहले तो हमने शादी को बहुत मुश्किल बनाया है, शादी को बहुत महंगा बनाया है और शादी को बहुत दिखावे का पर्पस बनाया जी। है। उस वजह से कहीं ना कहीं हम बहुत सोच विचार करते हैं शादी करने से पहले। और उसके बाद एक और फैक्टर है कि हम ज़ात पात के हवाले से कहीं स्टक हो गए। यानी कि अगर आप किसी भी शख्स से पूछें कि आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो डिमांड क्या है, तो वो कहते हैं सबसे पहले कि जी जट होने चाहिए ने, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। तो मैं ये उनसे अक्सर कहता हूं कि फिर आपके इर्द गिर्द जो भी जट मौजूद है, जिसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, जो बारोजगार है या नहीं, उसको दे दें अपनी बेटी, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 ये है। तो एक तो अपनी प्रायोरिटी का तयन सही करें शादी करते हुए, कि अगर आप समझते हैं कि बच्चे, मेरी एक मिलने वाली थी तो उन्होंने जब अपनी बेटी के रिश्ते का कहा तो मैंने उनकी बेटी से मुखातब होकर पूछा कि बेटा आपकी क्या डिमांड है। उन्होंने कहा जी कॉस्ट का इतना इशू नहीं है, लड़के की जो डिग्री है ना वो किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड अदारे से होनी चाहिए। तो मैंने कहा इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है? उन्होंने कहा जी इसके पीछे फ़लसफ़ा ये है कि इस वजह से लड़के की ग्रूमिंग होगी और प्रोग्रेसिव नेचर का होगा। तो फिर ख़ानदान का जो ख़ानदान बनने जा रहा है उसका सर्वाइवल बहुत आसान है। तो दैट्स वाई अपनी प्रायोरिटी को अगर आप सेटल डाउन करते हैं तो ये जो 1.25 करोड़ बच्चियां पाकिस्तान में, 1.25 करोड़ बच्चियां पाकिस्तान में इस वक्त शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं, जिनके मल्टीपल रीज़न है शादी ना होने के। तो उसमें कहीं ना कहीं लड़कियां डिमांडेड हैं,
कहीं ना कहीं पेरेंट्स डिमांडेड है, उसमें उन्हें थोड़ा सा हकीकत का इदराक होना चाहिए कि अगर हम एक स्टेज के ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करें तो हम इस मुसीबत से, इस परेशानी से सोसाइटी को बाहर निकाल सकते हैं। डिमांड्स की फहरिस्त बहुत लंबी है। हाँ जी, तो उस डिमांड्स को आपको रिव्यू करना है, हकीकत पसंदाना बनाना है, अकॉर्डिंग टू द रियलिटी, और रियलिटी के करीब लेके आना है। और यही एक तरीका है अपनी बच्ची को अपनी दहलीज से उठाने का, यही एक तरीका है अपने घर में बहू लाने का। क्योंकि अगर आप खुदा न खास्ता इसमें ज़्यादा देर स्टक रहते हैं तो इस वक्त शादी ना होने, शादी एक जिस्मानी ज़रूरत है, एक तख्लीकी प्रोसेस है। आप इसको ढोल ढमक्का या ज़्यादा जहेज़ देना या बहुत सारे मेहमान बुला के खाना खिलाना, उससे इबारत मत करें। बच्चे की जिस्मानी ज़रूरत को समझें। और ये जो सोशल ईवल फैल रही हैं, बच्चियों की टाइम पे शादी ना होने की वजह से, बच्चों की शादी ना होने की हम जब इतनी ओपन गुफ्तगू करें, मेरे ख्याल मुआशरे के अंदर अगर हम आज कह रहे हैं बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में फितना जो जना का फैला हुआ है, जी, जी। उसकी मरकजी वजह यह है कि वो जो नीड्स हैं, वो जो उनकी एक बेसिक अल्लाह ने जरूरत बनाई है, उसको आपने इतना दूर कर दिया है कि उनके लिए फिर गलत रास्ता, वो तो ज्यादा ग्लैमराइज होता है, पहले वो ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा होता है, वो अच्छाई की तरफ कहां जाएगा, उसे ग्लैमराइज चीजें मिल रही हैं, वो डेफिनेटली फिर उस रास्ते पे जाते हैं और अल्टीमेटली मिल वो रहा होता है, फिर जो मुआशरा तबाह हो रहा है, बहुत सारी बुराइयां फैल रही। तो इसलिए यहाँ वालिदैन को टीच करने की ज़रूरत है, यहाँ सोसाइटी को बहसीयत मजमूई टीच करने की ज़रूरत है कि अपनी डिमांड्स को आप रिव्यू करें, उसमें प्रायोरिटाइज करें कि ये 3 चीज़ें अगर हों तो मैं अपनी बेटी इस शख्स को दे दूंगा, ये 3 चीज़ें अगर किसी खातून में हों तो उसे हम अपनी बहू बना लेंगे। और यही एक तरीका है, ये जो आने वाले वक्त में हमारे मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत, परेशानी बनने जा रहा है, इससे बाहर निकलें। क्योंकि इस वक्त रिश्ता मिलना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। मतलब किसी की बेटी बहन है तो उसे पूछे तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है, बड़े साहिब हैसियत काबिल एतमाद घराने इस मामले में बड़े परेशान बैठे हैं कि बेटियां लेके बैठे हैं शादी करने के लिए, अहल या इस काबिल इंसान नहीं मिल रहा। क्योंकि यहाँ लड़के ना बड़े, मैं सॉरी से कहूँगा कि मंशियात के आदि हैं या किसी चीज़ के, वो छुपा लिया जाता है और कहा जाता है वो जो बीवी आएगी ना वो ठीक कर लेगी। वो कौन सी पुलिस में भर्ती आगे ठीक कर लेगी? बिलाल, इसमें ये जो एक फलसफा है ना कि जी बीवी आएगी, शादी होगी, एहसास जिम्मेदारी बढ़ेगा तो लड़का ठीक हो जाएगा, वैसे बड़ा करके हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा डाली जाती हैं तो आप कोलैप्स कर जाते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही ना कि भाई बच्चियां बैठी हैं और उनकी उम्र शादी की होगी और शादी नहीं हो रही, उसमें सबसे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आप पंजाब मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, आपको लड़के और लड़कियों की जो रेशो नजर आएगी वो 70-30 है या 80-20। मतलब ये कि बच्चियां पढ़ाई के ऊपर फोकस हैं, बच्चे पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं है। अब लड़कियों के लिए मैच मेकिंग इतना मुश्किल हो गया कि यार कम से कम क्वालिफिकेशन तो कंपैटिबल हो, चले शख्सियत ना हो, क्वालिफिकेशन तो कंपैटिबल हो। तो उसमें क्या होता है कि जब क्वालिफिकेशन कंपैटिबल नहीं होती तो जो एहसास कमतरी होता है उसमें से एक फर्द को, वो बाज़ औक़ात बिजली बन के गिरता है इस मैरिज के अदारे के ऊपर, और उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं लड़की के लिए, बहुत सारे मसाइल लड़का लड़की के लिए पैदा करता है। वो उसे लगता है चूंकि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसे लगता है कि ये लड़की मुझे डिक्टेट कर रही है, हालांकि वो डिक्टेट नहीं कर रही, उसका इल्म ज़्यादा है, वो उसे गाइड कर रही है। तो इस हवाले से हमें जो बच्चों के वालिदैन की जाग जाती है ना। हाँ, मैं गुफ्तगू को यहाँ समेटूंगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, दोबारा वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से सिलसिला जारी रहेगा। छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बड़ी ही ख़ास और ऐसे मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि हर घर का मौजू है, हर फर्द का मौजू है, हर एक को सुनना लाजिम है। और मेरे ख्याल में इससे सीखिएगा कि हमें बेसिकली मुआशरे को किस तरह लेके जाना है। और ये देखें, ये मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था, आज यहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ सदका जारिया समझ के दूसरों की हेल्प करें। ये भी सदका जारिया, आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। डॉक्टर मिल्हान मौजूद है, उनसे एक सवाल करना चाहूँगा। अगला मेरे पास सवाल लिखा हुआ है लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एलेबोरेट अपने अंदाज में करूँगा। आज बहुत ख्वाहिश बढ़ गई है कि मैं थोड़ा उसे पंजाबी में अगर कहूँ, चिट्टा रंग और सफ़ेद सूरत, ये इतना ज़्यादा हो गया हमारे जहनों के ऊपर कि लड़की बहुत गोरी चिट्टी हो, लड़का बहुत गोरा चिट्टा हो, इसके लिए इंजेक्शंस का इस्तेमाल, इसके लिए अद्वियात का इस्तेमाल। मुझे यहाँ बहुत बरतानिया के बहुत बड़े
ये इसी फील्ड के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अहमद साहब। उन्होंने मुझे कहा औरतें अपने जेवर ला के मेरे सामने रखती हैं, मेरी बेटी की शादी में हफ्ता रह गया, डॉक्टर साहब जादू कर दें, और रोती हैं। क्या आपको लगता है कि ये प्रोसीजर हकीकत के अंदर ऐसा ही होता है, ये महज ये दिखावे के लिए चंद अयाम की बात और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं? Actually, this question is quite relative in our society right now कि हमारी जो सोसाइटी है, I don't know कि ये कब इस कॉम्प्लेक्स से निकलेंगे कि गोरा होना सब कुछ नहीं होता। I myself have suffered from this so much because of course घर के जो बड़े होते हैं they have seen and they have learned from their elders, और बहुत अरसे से एक यही कंसेप्ट चला आ रहा है कि लड़की अगर गोरी है तो उसका रिश्ता अच्छा होगा, लड़का अगर गोरा है तो उसका रिश्ता अच्छा होगा, जबकि ये बात तो लिखी पड़ी है कि सूरतें जो है वो नसीब की गुलाम होती हैं। ठीक है, हर सूरत मेरे रब की तख्लीक है और खूबसूरत तख्लीक है। बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग ये भूल गए हैं कि वी आर एशियंस एंड हमारी जीन्स में है वीटी कॉम्प्लेक्शन। हम लोग इसको टोटली इरेज नहीं कर सकते। और हमारी तो जो फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, वो इस कलर को पसंद करती है जिसके ऊपर मेकअप अच्छा होता है, वरना चिट्टे के ऊपर तो कुछ भी नहीं होता। Actually, whatever you are seeing on the TV and whatever you are seeing on the reels and Insta and Facebook, सब they filter all are filters. They all are showing you something that there is not. ठीक है, हम लोग आजकल इस चीज को बेच रहे हैं कि आप जी ये इंजेक्शन लगवाएं आप गोरे हो जाएंगे, आप ये गोली खाएं आप गोरे हो जाएंगे। दैट्स नॉट ट्रू। वो कुछ देर के लिए जो आपको लगता है कि मेरा रंग साफ हो गया, दैट इज द टैन। वो टैन उतरता है आपके ऊपर से। जो आप सूरज में जाते हैं, सन ब्लॉक नहीं लगाते, जो आप मिट्टी में घूमते हैं और अपने आप को सही से एक्सफोलिएट नहीं करते, वो जो आपकी डेड स्किन है जो आपकी स्किन के ऊपर जमी हुई होती है, जब वो उतारता है डॉक्टर, आपको लगता है वाह मेरा तो रंग ही ये था। आपका रंग वो ये नहीं था। ठीक है, और अगर आपका ये रंग वो था भी, तो जब दोबारा से आप अपना ख्याल रखना छोड़ेंगे वो चीज वापस आ जाएगी। ठीक है, यानी कि परमानेंट नहीं है कुछ भी? परमानेंट नहीं है। हर चीज जो अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट हो, दैट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। अगर आप चाहते हैं कि आपका तो सारी उम्र का अजाब डाल लिया गले में, हर 6 माह बाद इंजेक्शन लगवाने चले रहे। नो, नॉट इंजेक्शंस, permanent care of your body. For example, if you are doing a job that requires lots of sun exposure, for example कि हम लोग की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, for example आपको रिक्शों में बहुत सफ़र करना पड़ता है, तो आपको हर 2 घंटे के बाद सन ब्लॉक लगाना चाहिए, आपको बंद जूता पहनना चाहिए, आपको सॉक्स पहनने चाहिए, आपको अपने आप को एज मच कवर्ड यू कैन, आपको अपने आप को कवर्ड रखना चाहिए। ये छोटे छोटे ख्याल रखने से वो जो रिजल्ट आपको डॉक्टर देता है कि इंजेक्शन लगाने के बाद, आप उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हो। ठीक हो गया। गोरा होना इज नॉट पॉसिबल इफ योर जीन्स आर नॉट कंपैटिबल। ये सिर्फ कुदरती अमल है, अगर वो नहीं है तो फिर नहीं। वो नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स का रंग जो है वो जरा साफ है और आपका थोड़ा सा डल है, दैट मीन्स कि आपने अपना ख्याल नहीं रखा, दैट मीन्स कि आप टैन हो गए हो, दैट मीन्स कि यू नीड सम मेडिकल केयर। वो आपको मेडिकल केयर करके वो टैन उतार देंगे, वो डेड स्किन उतार देंगे। देन देयर कम्स द सेल्फ केयर कि आपने अपना ख्याल रखना है। वो आप ख्याल रखेंगे तो आप ठीक रहेंगे, नहीं रखेंगे तो वापस उसी तरह चले जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बरतानिया में इस चीज को एग्जामिन किया कि वहाँ टैनिंग चल रही है, यहाँ सफेदी चल रही है, वहाँ क्लब्स बने हैं, वो मतलब पूरे पॉलर बने हैं, लोग जा रहे हैं स्पेशल अपने पूरे जिस्म को या सन बाथ लेके अपने आप को वो टैनिंग कर रहे हैं, और हम अपने उस कलर से पता नहीं शर्मिंदा हैं, खुद भी शर्मिंदा हो जाते हैं। पता नहीं उस चीज को क्यों, मुझे नहीं, कभी के समय कई बार लोगों ने कहा जी आप प्रोग्राम रोड शो कर रहे हैं तो कलर टैन हो गया। मैं यार फेक ही हो, आप ही हफ्ते बाद ठीक भी हो जाएगा अपनी मता जो है रहना असल वही है। 4 दिन अंदर रहेंगे ठीक हो जाए, 4 दिन बाहर जाएंगे। अब रिएक्शन भी तो बॉडी के ऊपर कोई आना है ना, उसे आने दें। आप ये मत समझिए कि मैं ऊपर अब मेकअप सारा एक ग्लव्स पहन के जिस्म के ऊपर चले जाऊंगा। अपनी असलियत क्यों छुपाना चाह रहे हैं हम आज? अच्छा बिलाल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, इसमें 3 चीजों को आगे लेके चलेंगे। एक दफा नईम बुखारी, चूंकि ही is the most fit person ever I have seen, ever I have observed the society। जब वो रेस कोर्स में जॉगिंग करते थे तो अक्सर लोग उन्हें कहते थे कि आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने फिट हैं, तो ये कैसे आपने मुमकिन किया? तो वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू रिमेन फिट एंड ब्यूटीफुल, चोज योर पेरेंट्स केयरफुली। अपने वालिदैन को एहतियात से चुने, क्योंकि ये बेसिकली कुछ चीज़ें आपको जेनेटिकली वहाँ से मिलती। एक तो ये बात। दूसरी बात ही कि खूबसूरत बनना, खूबसूरत दिखने की ख्वाहिश करना, ये कोई खुदा न खास्ता जुर्म नहीं है। मैं बहुत इस पर एग्री कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि आप खूबसूरती समझते किसको हैं, इसकी जरा इस्लाह की जरूरत है। देखिए इसकी तारीख है
गोरे रंग के सामने खड़े होकर कॉम्प्लेक्स का शिकार होना, इसकी एक तारीख है। गोरा यहां बहुत अरसे तक रूल करके गया है। एग्जैक्टली। तो गोरा चूंकि सुपीरियर था, डोमिनेट करता था सोसाइटी को, तो जो शख्स आपको डोमिनेट करता है, वो आपका टीचर हो, आपका फादर हो, आपका कोई कजन हो, आप उसको आइडलाइज करना शुरू करते हैं। वैसी बात करें, जैसे हमारे एक सियासी लीडर हैं, उन्होंने पैंट के नीचे खेड़ी पहनी, तो सारे लोगों ने खेड़ियां पहनना शुरू कर। बाज़ औक़ात जब आप सोसाइटी को डोमिनेट कर रहे होते हैं एक लेवल पे जाके, तो फिर आप जो करते हैं वो स्टाइल बनता है। तो यहां जो फॉलोअर्स हैं ना, उनकी इस्लाह की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू फैशन इंडस्ट्री जो आप करेंगे वो फैशन है, वो किसी को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं होती। अडॉप्ट करें। यहां पे बिलाल, आपने और हमने मिल के बच्चों को ये समझाना है कि सबसे पहली और बुनियादी चीज है कि जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, जो रंग रूप दिया है, जो फीचर्स दिए हैं, उनकी केयर आप कैसे करते हैं। कुदरत का एक कानून है, एक असूल है कि जब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की आप हिफाजत नहीं करते, तो अल्लाह ताला की जात के सिस्टम के तहत वो नेमतें आपसे वापस ले ली जाती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप बचपन में देखते हैं, वो इतने गोरे खूबसूरत होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो जमाने की स्याही में गुम हो जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि उन्हें इस बात का इदराक नहीं होता कि मैं ब्लेस्ड हूं और मुझे इस चीज की प्रोटेक्शन कैसे करनी है। और तीसरी ये कि जो खूबसूरती है, आपने कभी देखा हो कि कोई ऐसा शख्स जिसका रंग सांवला है, फीचर्स इतने खूबसूरत नहीं है, लिबास भी इतना कीमती नहीं है, लेकिन वो शख्स जब गुफ्तगू करता है तो अपनी गुफ्तगू से आपको मैस्मराइज करता है, तो आपका ध्यान ना उसके लिबास की तरफ जाता है, ना उसके फीचर्स की तरफ जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि जेन्युइन इज्जत, जेन्युइन खूबसूरती वो है कि जो आप कुदरत की दी हुई चीजों में अपनी तरफ से मेहनत करके प्लस करते हैं। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका अंदाज़े गुफ्तगू है, जो आपका ड्रेस कोड है, जो आपका चलने का अंदाज है, आपका इंटरेक्ट करने का अंदाज है, आपका किसी भी दोस्त, किसी भी खानदान वाले के साथ लॉक बनाने का, इंटरलॉक बनाने का जो फन है, वो आपको खूबसूरत बनाता है। तो खूबसूरती की असल डेफिनेशन को यहां समझना बहुत जरूरी है। और ये जो मेडिकल प्रोसीजर है, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि जब आप फितरत में दखल अंदाजी करते हैं तो जमाना और वक्त इस बात की गवाही देता है कि उसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट सामने आए हैं इंसान के। तो अभी हमारा सबका सर्केडियन साइकिल चेंज हुआ है, हम रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, और उसकी वजह से आप मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे कि जो आयरन डेफिशिएंट हैं, जिनकी फिजिकल फिटनेस वो नहीं है, जिनका लिपिड प्रोफाइल गलत हो गया। तो मतलब ये कि हमें कहीं ना कहीं नेचर के करीब रहना है, जिन चीज़ों से हम ब्लेस्ड हैं उन चीज़ों की केयर करनी है, और कोशिश ये करनी है कि असल खूबसूरती को, उसका जो तसव्वुर है खालिक के नज़दीक, मखलूक के नज़दीक भी यही तसव्वुर है, उसको समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये तो कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया है कि मैं खूबसूरत हूँ और मैं खूबसूरती को पसंद करता हूँ, लेकिन खूबसूरती की डेफिनेशन भी समझें कि किस किस्म की खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब आपने की। मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये पीसीओडी क्या है और इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? ये अमूमन हम सुनते हैं और ये बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है इस वक्त। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि साउथ एशिया में इस टाइम 52% of women are prone for PCOD and 28% of Pakistani females are having this disorder. और हमारे ये डिसऑर्डर है बेसिकली, ये डिसऑर्डर है एक्चुअली। दिस इज अ नेम ऑफ चेंज ऑफ हार्मोन्स, PCOD एक्चुअली हमारी जो बॉडी है ना, उसको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया था। उसमें अल्लाह ताला ने अपनी जो हमें कुदरती रिसोर्सेज दिए थे, फूड के, जो कुदरती हमें एक साइकिल दिया था सोने का, उठने का, कि दिन में सोएं, रात में, दिन में काम करें और रात में सोएं और अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। जब हमने आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में से निकाली हैं ना, तो हमारी बॉडी ने हमें बताया है कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी थी। सो फॉर अ फीमेल दीज डेज हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे जैसे हमारे पास पैसे आते जाते हैं, हम अपनी लग्जरीज बढ़ाते जाते हैं, हम अपना जो है वो काम निकालते जाते हैं और आराम बढ़ाते जाते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है विद PCOD, दे आर मोस्टली हाउसवाइफ्स, दे आर मोस्टली द टीनेज गर्ल्स बिटवीन 13 to 18,
and literally every third girl can be diagnosed with PCOD by just looking at them. आप सिर्फ उनको देख के बता सकते हैं कि इसे PCOD है, उन्हें अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत नहीं होती। एंड हमारी सोसाइटी का एक अलमिया ये है कि व्हेन समथिंग बिकम्स कॉमन, फॉर एग्जांपल दिस PCOD इज बिकमिंग अ पेंडेमिक राइट नाउ, जैसे कोविड पेंडेमिक की तरह आया था, सबके ऊपर छा गया एंड देन एवरीवन स्टार्टेड टेकिंग इट नॉन सीरियसली। सबने मास्क पहनना छोड़ दिया, कुछ नहीं, ये तो होता ही जा रहा है, 2 साल हो गए, मुझे नहीं हुआ अभी तक, तो कोई मसला नहीं। गुफ्तगू यहीं से हम दोबारा करेंगे आगाज, यहाँ ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आएंगे इसी गुफ्तगू को यहीं से जारी करेंगे क्योंकि बहुत अहम मौजू है। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मिल्हान से गुफ्तगू जारी थी। आप PCOD का बता रही थी कि PCOD है क्या और इसकी फिर आखिर इलामात क्या होती हैं और फिर इसका हल क्या है, कैसे मुमकिन किया जाता है? हल की तरफ तो मैं तब जाऊँ ना जब हमारी कम्युनिटी के अंदर इतना सीरियसनेस हो कि वो उस हल को लेकर चलें भी। एक्चुअली PCOD इज़ नॉट लाइक फ्लू और इज़ नॉट लाइक अ रेगुलर कफ कि आप कहें कि जी इसकी दवाई हमें दे दें और हम घर जाके 10 दिन लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल विद PCOD. PCOD रिक्वायर्स अ मंथ ऑफ ट्रीटमेंट एंड इट रिक्वायर्स अ फॉलो अप। ठीक है कि आपने फॉलो अप रखना होता है अपनी गायनकोलॉजिस्ट के साथ, जो कि हमारी कम्युनिटी सीरियसली लेती ही नहीं है। वो कहते हैं आप जिस एज का बता रहे हैं, मुझे लगता है उस एज में तो कोई गायनकोलॉजिस्ट का सोचता भी नहीं होगा जाने जाता का। ही नहीं है। एग्जैक्टली यही लेकिन मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आप थोड़ा सा इसको थोड़ा आसान लफ्जों में बताएं, हाँ, ताकि आप पेरेंट्स देखने के लिए वाले- कि PCOD है क्या। PCOD एक्चुअली मैं इसको बिल्कुल खोल के आपको उर्दू में बता दूं कि हमारे जिस्म में, लड़कियों के जिस्म में 2 चीज़ें होती हैं, अंडेदानी और बच्चेदानी। बच्चेदानी इज आउट ऑफ दिस, अंडेदानी जिसके अंदर बेसिकली एग्स फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर पानी की थैलियां बन जाती हैं जिसको हम कहते हैं PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ठीक है, पहले इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते थे, अब हम इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और डिसऑर्डर, वट एवर यू वांट टू से इट, यू कैन से इट। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो ओवरीज हैं, जो हमारे जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं, दे ऑल एक्ट बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स आते हैं, वो उन्हें सिग्नल्स देते हैं कि अब अपना काम कर दें, अब अपना अंडा रिलीज कर दें, अब आपका टाइम हो गया है कि एग की फॉर्मेशन शुरू कर दें। हमारी बॉडी में जब वो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जहाँ पर हमारी बच्चे अंडेदानी ने एक अंडा बनाना था, ड्यू टू सर्ज ऑफ हार्मोन्स, ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्सेस हार्मोन, वो ढेरों ढेर बना देती है और वो अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और पूरी ओवरी डिस्टर्ब होती है, हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, PCOD इज जस्ट नॉट रिलेटेड विद फर्टिलिटी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को PCOS है तो वो उसको सिर्फ ये इशू होगा कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। PCOD अपने साथ एक बीमारियों का गुच्छा लेकर आती है, जिसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है, जिसके अंदर हाइपरटेंशन, जिसके अंदर ओबेसिटी, जिसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसके अंदर स्ट्रोक, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि PCOD होता है, हाँ, वजह क्या है? ये जो वजह है ना, ये है हमारी अम्मियाँ और हमारी जो है ना घर के बड़े। इवन द हाउसवाइफ्स हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देयर किड्स। आई वुड से कि वो कहें कि भाई हमारा बच्चा छोटा है, मैं घर पर होती हूँ सारा टाइम, घर का काम करने के लिए काम वाली रखी हुई है, तो खाना 3 टाइम का मैं घर बना लूँ। बच्चा रो रहा है तो उसको हम क्या दे रहे हैं, टॉफीज, जेलीज, बर्गर्स, चिप्स, ये सारी चीजें जहर। आसान है ना, ऑर्डर किया आ गया, ऑर्डर आपको किया कुछ नहीं लगा। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा वक्त से पहले वेट गेन करता है, वक्त से पहले उस पर चर्बी चढ़ जाती है, वक्त से पहले उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और वो बच्चा जो है वो PCOD का शिकार हो जाता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको PCOD है? वो ऐसे पता चलेगा कि बच्चियों के जो पीरियड साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है। आपका पीरियड साइकिल मिनिमम 21 डेज एंड मैक्सिमम 45 डेज का होना चाहिए। अगर ये इसके अंदर नहीं है तो दैट मीन्स योर पीरियड्स आर इरेगुलर, दैट मीन्स यू हैव टू गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट। इफ यू आर हैविंग ट्रबल्स विद फ्लक्चुएशंस ऑफ वेट, यानी कि आपका वेट गेन हो रहा है, इवन यू आर नॉट ईटिंग दैट मच, कि आप रोटी एक ही खा रहे हैं बट यू आर फीलिंग कि मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है। एंड मोस्टली जो वेट गेन होता है इन फीमेल्स इन PCOD इज एब्डोमिनल फैट, कि उनके पेट के ऊपर चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। द सेकेंड थिंग इज कि आपके मुंह पर बाल बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, एस्ट्रोजन डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो मैनली कैरेक्टर्स हैं ना, जो आदमियों वाले कैरेक्टर्स हैं, वो आने लगते हैं। आवाज़ भारी हो जाती है, मुंह पे एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्नी किसी भी तरह से जा नहीं रही होती है, और फेस जो है उसके ऊपर बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर्टिकुलरली अंडर योर चिन एरिया।
तो ये सारे साइंस ऐसे होते हैं जिनसे हम फौरन से गेस कर लेते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसकी वजह से हमें फिर PCOS का जो है वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और फर्स्टली ट्रीटमेंट में मैं आपको बता दूं कि ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल एंड इट इज क्योरेबल एज अ डिजीज, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपने 2 हफ्ते बाद आना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ फीस चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट पूरा नहीं किया, उसने 2 हफ्ते बाद देखना है आपको दोबारा अंदर से कि दवाई ने असर किया या नहीं किया। अगर आपको डॉक्टर कह रहा है कि हर 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड होना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अल्ट्रासाउंड वाले के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उसे पैसे मिलने हैं। ऑफ कोर्स दीज थिंग्स ऑल्सो एग्जिस्ट, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि हर डॉक्टर जो है वो सिर्फ आपसे पैसे लेने के लिए ये नहीं कर रहा होता। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट इसी तरह चलता है। देख के दोबारा से मेडिसिन रीडिज़ाइन करके यू हैव टू हैव बी ऑन फॉलोअप्स। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपकी बच्ची या आप खुद PCOS से डायग्नोज हो गए हैं, तो यू हैव टू हैव एन अल्ट्रासाउंड एवरी 3 मंथ्स और एवरी 6 मंथ्स, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये दोबारा से रिवाइव तो नहीं कर रहा आपकी बॉडी में। सो प्लीज़ बी केयरफुल। डॉक्टर मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। इसी टॉपिक को थोड़ा सा हम साथ एक और टॉपिक के जोड़ेंगे। एक सवाल है कि यूट्यूब और गूगल बाबा ही बना हुआ है आजकल, तो मैं उसे बाबा कहता हूँ। हमारी बच्चियां, हमारे घर के लोग जस्ट क्लिक बच्चे को कोई खांसी आ गई है कि मैं चेक कर लूं, डॉक्टर साहब तो मुझे लगता है नलायक हो गए या गूगल साहब नलायक हो गए आजकल। हर चीज उधर जाना है, हर चीज उसे सर्च आउट करनी है। और वहां कौन आप खुद अहले इल्म है, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे या सबसे पहले गूगल पे कितनी ऑथेंटिक चीजें हैं, लेकिन ये किसी को समझाना ही मुश्किल है कि गूगल इतना ऑथेंटिक नहीं है। अब तो बहुत सारी उसकी ऑथेंटिफिकेशन आ गई आगे कि अगर ऑथेंटिक करना तो ये साइट्स पे जाकर चेक करें। लेकिन हम फौरी वहां देखते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और कहते हैं ये देखें जी ये चीज। आप क्या समझते हैं कि ये जो यूट्यूब गूगल है ये कितना ऑथेंटिक है, इसको कितना एतबार किया जाए? ये पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था PCOD, उस हवाले से मैं कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, तो उसमें हमारे जो रोल हैं बतौर पेरेंट्स वो बढ़ गए हैं। एक पंजाबी की कहावत है, एक वो फिक्रा आम बोला जाता है कि औलाद नूं सिर्फ जमना आर्ट नहीं, औलाद नूं जम के चटना आर्ट है। यानी कि जो मुकाम दिया है इस्लाम ने, जो मुकाम दिया है सोसाइटी ने पेरेंट्स को, वो किसी वजह से दिया है, ऑन द बिहाफ ऑफ सम ड्यूटीज। अगर कोई पेरेंट्स वो ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे, तयन किया गया, ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे, तो सबसे पहले जो उनका करीबी रिश्ता है, जिसको अल्लाह ताला ने ऐसी बॉन्डिंग दी है, वो औलाद उनकी सफर करती है उनकी नेग्लिजेंस से। और उसके रिजल्ट जो हैं वो ना सिर्फ औलाद फेस करती है, बल्कि फिर उन रिजल्ट्स को कहीं ना कहीं जाके वालिदैन भी फेस करते हैं इन द लॉन्गर रन। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि जो वालिदैन हैं वो अपने रोल को समझें। वो कहते थे ना कि तालीम दूध है डब्बे का, तालीम है सरकार की। दूध है डब्बे का, तालीम है सरकार की। बच्चे में खुशबू कैसे आए, माँ बाप के आदात व अतवार की। तो माँ बाप के आदात व अतवार जो है उनकी खुशबू किस शक्ल में आ सकती है कि जब आप फूड पांडा से ऑर्डर करते हैं तो आप बच्चे को कहीं ना कहीं ये पता है कि मेरी माँ का ये जो फीड करने वाला रोल है ये फूड पांडा प्ले कर रहा है, या कोई भी जो कोई भी आया, कोई एनिमल लगी। तो अब जो है वो जो एक वाइब्स एंटर होती थी, माँ के हाथ से पराठा बनना या माँ ने बड़े प्यार मोहब्बत से पेश करना, एक तो वो कनेक्शन खत्म हो गया। उसमें देखिए खालिसपन एक सेपरेट चीज है, लेकिन वो कनेक्शन भी खत्म हो गया। तो इससे पहले कि भी बहुत ज्यादा नुकसान हो, माँ को अपने रोल को डिफाइन करना है, बाप को कहीं ना कहीं सख्ती करनी है और अपने घर के ऊपर, क्योंकि वो सोसाइटी, वो मुआशरा, वो खानदान बर्बाद हो जाता है जिसके इर्द गिर्द लाइनें ना लगाई जाएं। लेकिन आपने कहाँ जाना और कहाँ नहीं आप एक चीज से तो इत्तेफाक करेंगे, आजकल तो मर्द हज़रात डरते ये भी नहीं कहते रोटी बना दें बच्चों को, उन्हें लगता है क्योंकि मेरी आज़ादी को हमला किया जा रहा है। ये भी तो बेचारे मर्द डरते फिर रहे हैं। ये मर्दों का मैं समझता हूँ कि बेचारों का एक उनकी अकल पे मातम किया जा सकता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ शादी होती है तो बिलाल एक चीज ज़हन में रखें कि औरत कहीं ना कहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द वुमेन्स, औरत का कहीं ना कहीं एक्सपोजर मर्द से कम होता है। अगर इफ शी इज प्रोफेशनल, उसका हो सकता है कि अपने मर्द से ज्यादा एक्सपोजर हो। तो जब दोनों शादी के बंधन में बनते हैं तो वहां उन्हें एक चीज जरूर डिसाइड करनी चाहिए कि अगर मेरा एक्सपोजर ज्यादा है तो आप मुझे फॉलो करेंगे,
तो अगर औरत अपनी कंसेंट देते तो औरत के आधे मसाइल तो वहीं खत्म हो जाते, बिल्कुल सही औलाद के भी। बिल्कुल सही है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कह रहे हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हो रही है, डॉक्टर जावेद शरीफ साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप गूगल और यूट्यूब बाबा रह गए हैं, उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं फिर ताकि मैं फाइंड अप करूँ गुफ्तगू। बिलाल भाई, ये जो इंसान सहल पसंद हो गया है और कहीं ना कहीं उसे जोम हो गया है कि अब उसके लिए इल्मी सोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, नो डाउट अब उसकी एक्सेस में है। लेकिन माजरत, गूगल और यूट्यूब पे सुनने वाले भी रिसर्चर बन गए। मैं तो ये अफसुर्दा होता हूँ हाँ कभी कभी कि वो कहते हैं हमने रिसर्च की है। मैं कहता हूँ ठीक है। गूगल का और यूट्यूब का और बाकी जितनी भी ऐप्स हैं उनका एक सेटबैक ये है कि वहाँ पे कोई ऐसा फिल्टर नहीं उन्होंने लगाया कि आइदर दिस नॉलेज इज बेनिफिशियल, आइदर दिस नॉलेज इज करेक्ट, आइदर द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इज एलिजिबल और नॉट। तो उसमें जब ये फिल्टर नहीं होते तो बहुत सारे फेक लोग, बहुत सारे इरेलीवेंट लोग, बहुत सारे वो लोग कि जो सिर्फ शोहरत के लिए, जो कि सिर्फ लाइमलाइट लेने के लिए वो एंटर हो जाते हैं और वो बात करते हैं। चूंकि अगर आप हमारा लिटरेसी रेट निकालें तो वो बहुत लो है। तो मतलब ये कि लोग खुद से इस चीज़ को फिल्टर नहीं कर सकते। जब खुद से फिल्टर नहीं कर सकते तो उसका रिजल्ट ये आता है कि बहुत सारा ऐसा फेक नॉलेज जो कि खुदा न खास्ता इंसान को एक्सपेरिमेंटाइज कर देता है और उसमें बाज़ नुकसानात ऐसे होते हैं कि जो रिवर्सिबल नहीं होते और उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। तो सबसे पहली मैं गुजारिश दोस्तों से ये करूंगा कि जब कोई भी शख्स यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर या किसी भी सोर्स के ऊपर अपना नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है तो एक नज़र उसकी जो ऑथेंटिक ऐसी है कि वो किस शोबे से ताल्लुक़ रखता है, उसके पास डिग्री है, उसकी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस क्या है, उसका प्रोफेशनल मुकाम क्या है, उसको एक नज़र देख लें और फिर सेकंड लाइन के ज़रिए उसको वेरीफाई ज़रूर करें अप्लाई करने से पहले। अदरवाइज आप ऐसा नुकसान उठा सकते हैं कि जिसका बदावा शायद फिर मुमकिन ना हो। तो मैं इनका एक पीसीओडी का पॉइंट रह गया था बिलाल, मेरा ख्याल है कि वो अगर शामिल करें। पीसीओडी का पॉइंट ये था कि पीसीओडी ट्रेवल्स बाय जीन्स, यानी कि अगर आपकी वालदा को पीसीओडी थी एंड शी डिडंट गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट तो आपके अंदर भी होगी। सो इस तरह दिस ट्रेवल्स इन जनरेशन, यानी कि आप अपनी सिर्फ बेटी नहीं बीमार कर रहे, आप आगे पूरी नस्ल बीमार कर रहे हैं। आप थोड़ा सा गूगल के इफेक्टिव, आपने खुद इफेक्ट हुई है, हमें बताना चाहिए। गूगल और यूट्यूब, आई हैव पर्सनली सफर्ड फ्रॉम दिस ट्रॉमा बिकॉज माई स्किन इन टीनेज वॉज हैविंग एवरी इशू जिससे एक टीनेजर डर सकता है। एक्नी, कॉमिडोन्स, हाइपर पिगमेंटेशन एंड ऑफ कोर्स जो पहले हमने आपने सोचा यही पढ़ाई करनी है। नहीं, एक्चुअली दिस वाज द रीजन टू कि जब मैं बड़ी हो रही थी आई यूज्ड टू टेल माय पेरेंट्स कि मुझे एक्नी हो रही है, मुझे दाने हो रहे हैं, स्कूल में मजाक उड़ता है, ये होता है। एंड ऑफ कोर्स देवर पेरेंट्स, और सारे बच्चे मेरे साथ रिलेट करेंगे कि पेरेंट्स का हर बीमारी का एक जवाब होता है सो जाओ, बाहर का खाना ना खाओ, पानी पिया करो, फोन कम यूज करो। सो इन सारे जवाबों से तंग आकर मैंने फिर यूट्यूब पे जो है ना वो रिसर्च शुरू की एंड ऑफ कोर्स द मॉर्निंग शोज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन इट के सारे मॉर्निंग शोज पे वो बुला लिया जाता था कुछ खवातीन को एंड दे यूज्ड टू टेल के फलाना आटा मिक्स करके फलानी चीज में लगा के मुंह पर लगा लें और ऐसे आप उतारेंगे और दाने चले जाएंगे। सो आई यूज टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड बिलीव मी, मैंने ये सब कुछ आजमाया हुआ है, किया हुआ है एंड आई एम टेलिंग यू बाय माई एक्सपीरियंस कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि आपकी स्किन और ख़राब होती है। तो ये टोटके और ये सब कुछ करना छोड़ दें। गोल्डन पर्ल, फेयर एंड लवली, ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं आपकी स्किन के लिए। दे डैमेज योर स्किन बैरियर एंड दे मेक योर स्किन थिन, जिसकी वजह से आगे जाके आपको अर्ली एजिंग होती है और आपकी स्किन पे रिंकल्स आते हैं और योर स्किन कैन ऑल्सो गेट प्रोन टू कैंसर। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब से अगर आपने बचना है तो आपने कोई यूट्यूब का नॉलेज और कोई उल्टी सीधी चीज़ अपने मुंह पर विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगानी। अच्छा, फिर ये बता दें क्योंकि लास्ट क्वेश्चन एक मेरे पास मौजूद है कि स्किन स्पेशलिस्ट और ये ट्रीटमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, तो कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर लोग आखिर कौन सी ऐसी रेमेडी इस्तेमाल करें, कुछ ऐसी केयर के टूल्स इस्तेमाल करें घर के ऊपर रह के जो नहीं अफोर्ड कर सकते ताकि वो इन महंगी चीज़ों से बच सकें और थोड़ा सा कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर होता है और अच्छा डॉक्टर भी होता है। बल्कि मेरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चों के हैं, उन्होंने जितना दूर हमसे रह सके उतने बच्चे ठीक रहेंगे। मैं कहा आप डॉक्टर हो गए ये कही जा रहे हैं, वो कहते हैं अच्छे डॉक्टर आपको हमेशा यही बात बताएंगे। तो अब आप अच्छे डॉक्टर होने का सबूत दे रहे हैं। जी, मैं आपको
अच्छे डॉक्टर होने के नाते दो चीजें बताऊंगी कि फॉर योर स्किन यू हैव टू फॉलो 2 रूल्स, लेस इज मोर, जितना कम उतना अच्छा, एंड दूसरा कंसिस्टेंसी, यानी कि जो भी करना है वो फिर कंसिस्टेंटली करना है। उसके लिए 3 चीजें याद रखें। योर स्किन ओनली नीड 3 थिंग्स। एक अच्छा क्लेंजर, जो कि आम आप जो है वो मेडिकेटेड सोप यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपको फार्मेसी पे 500 से 300 की रेंज में मिल जाएंगे, जो 2-2 महीने निकाल लेते हैं, ठीक है। देन एक अच्छा मॉइस्चराइजर, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, वट एवर योर स्किन इज, इट नीड्स मॉइस्चराइजेशन। उसके लिए आप बहुत अच्छी और बहुत सस्ती मेडिकेटेड मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स मिलती हैं। ये पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, इनकी जान छोड़ दें प्लीज। इन फ्लेवर्स होते हैं, ये आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। तीसरा, सन ब्लॉक। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सन ब्लॉक एवरी 2 आवर्स। जितना पसीना बाहर हबस है वो तो 2 मिनट में उतर जाता है। नहीं, मुझे लगता है तो उतर जाता है। मैं वैसे इसलिए यूज करना छोड़ा कि उतर ही जाना है फिर थोड़ी देर बाद। नहीं, आपको लगाना चाहिए। इट गेट एब्जॉर्ब इन द स्किन, इट गिव्स यू अ प्रोटेक्शन। और हमारे एक बड़ा फजूल सा एक इंस्टाग्राम पे चला है कि जी सन स्क्रीन जो है वो एक साजिश थी जो डॉक्टर्स ने की है, उसको प्रमोट कर। प्लीज डोंट लिसन टू इट, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हवा बनता बहुत ज्यादा फैलने वाला है। सो आई एम टेलिंग यू, सनस्क्रीन कोई किसी की साजिश नहीं है। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। पहले के दौर में क्यों नहीं सनस्क्रीन लगाते थे? बिकॉज पहले के दौर में यूवी रेज इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती थी। अभी हमारी ओजोन लेयर बहुत डैमेज हो गई है। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। स्किन कैंसर रेशो बहुत बढ़ रही है और उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आपने सनस्क्रीन हर 2 घंटे बाद लगानी है। अगर आपको क्रीम से मसला है, जैसे आपने कहा कि उतर जानी है, तो सनस्क्रीन स्प्रेज भी आते हैं, यू कैन यूज देम टू। सनस्क्रीन जेल्स भी आती हैं, अब तो इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है। सो प्लीज अप्लाई दोज एंड डोंट फॉरगेट दीज 3 थिंग्स। अच्छा, इसमें मैं एक बिलाल भाई ऐड करूं कि आपके जिस्म के अंदर जो चीज़ जाती है, जो खुराक आप खाते हैं, वो आपके चेहरे के ऊपर नजर आता है। डेफिनेटली आपके वालिदा ने जो आपकी तरबियत की है, जो बाई जीन्स ट्रांसमिट हुआ है, वो आपकी गुफ्तगू से नजर आता है। तो ऑलवेज कभी भी आप खूबसूरत रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने चीज में जो चीजें अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं उनको एक पॉजिटिव नजर से देखें, तो आप अल्टीमेटली अपने आप को खूबसूरत समझने लगेंगे। और दूसरा ये कि अपनी खुराक के ऊपर फोकस करें, नॉन प्रोसेस फूड की तरफ जाएं। जो प्रोसेस फूड है, किसी भी शख्स से आप पूछ लें, वो 150 का 350 का जिंगर खाएगा और सिर्फ 150 रुपये दर्जन केले जो हैं उनमें से 2 केले जो कि 3 दिन उसके लिए निकाल देंगे, 4 दिन निकाल देंगे 1 दर्जन केले, वो नहीं खाना पसंद करेगा। आड़ू आपके बिलो 200 हैं, मैंगो बिलो 200 है, इनकी तरफ नहीं जाएगा, प्रोसेस फूड की तरफ जाएगा। तो जितना आप नॉन प्रोसेस फूड की तरफ जाएंगे, जितना आप पॉजिटिविटी सोच की तरफ जाएंगे, उतना ही आप काम एंड कूल रहेंगे। अदरवाइज ना तो आपको डर्माटोलॉजिस्ट सेटिस्फाइड कर सकते हैं और ना आपका लेवल कहीं सेट हो सकता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको सही कॉन्टेक्स्ट में देखें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर मिल्हान मौजूद थी और डॉक्टर जावेद शरीफ घुमन साहब मौजूद थे। बहुत ही गुफ्तगू, खूबसूरत गुफ्तगू मैं कहूँगा, क्योंकि देखने वालों को यकीनन तौर पर, जहाँ देखने वालों को वहाँ मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, बहुत सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है जो डेफिनेटली जिसका नाम सुना होगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं। जैसे मेरे जैसे कुछ लोग ये ज़रूर कहते थे क्रीम लगाई थोड़ी देर में उतर ही जानी है, मुझे ये अंदाज़ा होगा उतर ही खैर है, लेकिन उसके असरात बाकी रह जाएंगे। चलें, बहुत सारे ऐसे देखने वालों की हेल्प आउट होगी। मकसद भी होता है कुछ ऐसी गुफ्तगू की जाए जिसका असर और जिसके असरात मुस्बत अंदाज के अंदर मुआशरे के अंदर फैलें, तो यही हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।